ऐसे एक बैट्समैन है मेरे इसमें कि मैं उसे कभी रीड नहीं किया हूँ। कौन है ये? एबी डिविलियर्स। Game, set and match to Abraham Benjamin de Villiers. This is why you want to see him at the crease. रोहित शर्मा के साथ खेला हूँ, अच्छे दोस्त भी है, मीन्स दिल वाले आदमी, मीन्स दिल से बात करते वो भी। Rohit Sharma's brilliance led India to a historic Champions Trophy win. श्रेयस अय्यर उधर 19 इयर्स रहेंगे, 18-19 इयर्स, वहाँ पे आके जो उन्होंने बैटिंग की थी हम लोग सब शॉक हो गए। Shreyas Iyer, the underrated game changer who delivers when it matters most. लाइफ में ऐसी चीज़ें बहुत हो गई है कि उसकी वजह से क्रिकेटर बहुत खराब हो गया है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खराबी है अपने फैमिली को लेके जाने में। हमेशा डोमिनेट करने देखते हैं बॉलर को। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. The man is a genius. He's not just a king, he's a genius. 6-7 लाख रुपए मिलते हैं कि वो टैक्स कटिंग होके जो भी आपके हाथ में आते हैं वो। अगर आपको क्रिकेट सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है तो आप करते हो ये चीज़। मेरे ख्याल से ये बहुत गंदी चीज़ है। जब भी मैंने उनसे बात की है, मैं कभी ऐसे लगा नहीं वो क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते, एज अपने बारे में पूछते हैं। वो हमेशा प्लेयर के बारे में, कैसे एवरीथिंग इज़ गुड, मीन्स वो प्लेयर कंफर्टेबल है ना टीम में। मुझे बोला गया था कि आप यंगस्टर को जानते हैं, अभी आप खेलोगे नहीं ये टूर्नामेंट। अभी वो ट्रायल्स के लिए, अभी एक्चुअली ये मूवी में नहीं बताया, अब उसको ज़रा बिहाइंड द सीन जाते हैं हम लोग। अब सर आपके प्रोसेस को थोड़ा जानते हैं, ठीक है? आप बॉलिंग करते हैं, मानो मैं बैट्समैन हूँ, ठीक है? कैसे जज करते हो आप? प्रथम पहले क्या आते हो, आप जब बॉल डालते हो आप देख रहे हो कि मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके बेसिस पे कुछ आप डिसीजन लेते हो एज अ बॉलर? क्योंकि मैं एकदम जीरो हूँ क्रिकेट में, मुझे बताओ इस पे कि एक बैट्समैन है उसकी बॉडी लैंग्वेज जज करते हो आप बॉल डालने से पहले कि वो नर्वस है, कहाँ खेलेगा, कैसे करते हो आप? ऑब्वियसली एज ए बॉलर आपने बराबर पूछा मुझे क्वेश्चन, क्योंकि एज ए बॉलर मैं वही देखता हूँ। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, जब भी मैच स्टार्ट होता है तो पहले से ही मैं बैट्समैन को ऑब्जर्व करते रहता हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है बॉलर्स हमेशा वही करते हैं शायद। ओके। और उसका वीकनेस क्या लगे, वो कहाँ पे थोड़ा अटक रहा है, कि यहाँ कहाँ पे वो थोड़ा वीकनेस है उसकी। जब भी मैं बॉल हाथ में लेके रखता हूँ तो वही सोचता हूँ, मैं वो वीकनेस के बारे में सोचता हूँ, ना कि उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। ओके। कि और मेरे स्ट्रेंथ के, ऑब्वियसली जो आपकी स्ट्रेंथ है और उसकी वीकनेस है उस पर ज़्यादा वर्क करता हूँ मैं। डायरेक्ट उनकी माइंड रीड करने को देखता हूँ बैट्समैन की। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने कहा कि माइंड रीडिंग करते हो, मानो कि मैं खेल रहा हूँ अभी, तो आप मेरे एक्सप्रेशन देखोगे, जिस तरीके से मैं खड़ा हूँ वैसे देखोगे, क्या ऑब्जर्व करते हो मोस्टली आप? यस, अगर मैं बॉल कोई डालना रहता है तो मुझे लगता है कि ये शॉट खेलेगा अभी। हाँ। और वो हिसाब से मैं बॉल करता हूँ मेरी। तो कभी कभी मेरे को उसमें 100 आउट ऑफ 99 बार मैं सक्सेस हुआ हूँ। अच्छा। 1% में मुझे लगता है मेरे बारे में कि मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ, क्योंकि रीड नहीं कर सकता हूँ कभी ऐसे एक बैट्समैन है मेरे इसमें। अच्छा, कि मैं उसे कभी रीड नहीं किया हूँ। कौन है ये? एबी डिविलियर्स, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बैट्समैन को मैंने जब भी बॉलिंग की है मैं कभी उसका माइंड रीड नहीं करा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो 360 डिग्री बोलते हैं उसके, वही बैट्समैन है जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा बॉलिंग करते वक्त, क्योंकि मैं जब भी उसका माइंड रीड करता, अभी ये शॉट ये खेलेगा, वो दूसरा शॉट खेलता था। तो ऑब्वियसली एज ए बॉलर मैं हमेशा माइंड रीड करने को देखता हूँ। तो वो कंफ्यूज करते हैं मतलब बॉलर 100% अपनी बॉडी लैंग्वेज से? यस 100%। अभी मुझे लगता है ये अभी रिवर्स स्वीप मार रहा है। हाँ। बट वो स्वीप मारते हैं। ओके। मुझे ऐसा लगता है अभी ये शॉट मार रहा है मगर वो अलग शॉट मारते हैं। तो वो दिक्कतें आई मुझे वो बैट्समैन के लिए। अदरवाइज मैंने जब भी बॉलिंग की है मैं फुल कॉन्फिडेंस से करता था, क्योंकि देखो अपने स्टैंड पे बॉलिंग कर रहा हूँ, उसमें मार गिरती है तभी कुछ लगता नहीं था। बट ऑब्वियसली वो ही एक ही बैट्समैन मुझे दिखे थे आईपीएल में कि थोड़ा माइंड रीड करने को डिफिकल्ट गया था। ठीक है, आपने जब हैट्रिक लिया आईपीएल में, आपका फर्स्ट आईपीएल, डेब्यू आईपीएल, लोग चिल्ला रहे थे प्रवीण तांबे, मतलब हैट्रिक मतलब, और ये बड़ा प्राउड मोमेंट था सबके लिए। मुझे उस टाइम जानना है कि आप जब वहाँ बॉलिंग कर रहे थे, हैट्रिक ली, वहाँ भी आप माइंड रीडिंग कर रहे थे, वही आपकी टेक्निक थी? 100%। एज ए बॉलर मैं बोलता हूँ ना, बैट्समैन को रीड करता हूँ। अभी ये मैंने जब भी बॉलिंग की थी तभी देख रहा था कि पांडे मुझे मिला था फर्स्ट विकेट, तो वो ज़्यादा स्टेप आउट होता है। अच्छा। तो मैंने वो बॉल पीछे फेंकी और वो स्टंप आउट हो गया वाइड बॉल पे। ठीक है। फर्स्ट बॉल है, यूसुफ पठान आए थे खेलने को, मुझे पता ये मेरे को स्टंप में ही डालनी है। हाँ। स्टंप में बॉल ही डालनी है, क्योंकि वो पहले बॉल डिफेंड करने ही जाएंगे या कुछ तो खेलेंगे ऐसे। हाँ। तो मैंने फुल लेंथ बॉल डाली थी, उन्होंने
मेरे पास ही बॉल दी थी हाँ और मेरे हाथ में क्या है, मैं कॉटन बॉल लिया था। जी रैन 10 रन के आए थे तो मुझे पता था कि ये डिफेंसिव मोड में ही जाएंगे क्योंकि हैट्रिक बॉल थी, तो मुझे वो फ्लिपर फेंकनी थी। तो ये मैं रीड करके ही कर रहा था और वो फ्लिपर फेंकी थी और बराबर उनके टो पे लगी थी और मुझे हैट्रिक मिली थी। ऑब्वियसली एज ए बॉलर है, आप रीड करना बहुत ज़रूरी है, जी बैट्समैन को रीड करना ज़रूरी है कि वो क्या खेलने वाला है शॉट। अगर उसमें आप सक्सेस होते तो मैं वही बोला ना, 99 बार मैं सक्सेस हुआ हूँ, एक बार 1% में कभी नहीं हुई हुआ सक्सेस। ठीक तो रेशियो ज़्यादा सक्सेस का तभी होता है। ठीक है। स्लेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? स्लेजिंग होती है अभी बहुत सर होती है, बट गेम में स्लेजिंग इंपॉर्टेंट है? हाँ, गेम में स्लेजिंग इंपॉर्टेंट है? ऐसे नहीं बोल सकते, डिपेंड अपॉन बॉलर के ऊपर है। मैं अपनी स्लेजिंग अपने बॉल से करता था। अच्छा मैं बॉल डालता था अपना और मैं शब्दों से विकेट नहीं। लेता था, और मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ या किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपने अच्छे जो बॉल्स होते हैं आप वो डालोगे, वो एग्रेशन आप विकेट निकाल के अपने आप पे बता सकते हो। तो मैं ऑलवेज वो करता था। मैं शुक्र मानता था भगवान का, मैंने जी मुझे हेल्प किया वो डिलीवर करने के लिए। बहुत जन की रहती है कि आप स्लैश करके उसका मनोबल माइंड तोड़ो। डिस्ट्रैक्ट करते हो, वो अपने अपने तरीका होता है हर एक प्लेयर का। मैं ऐसे नहीं बोलता वो इम्पोर्टेंट हो सकती है कि नहीं, जी वो आप हर एक का तरीका होता है। बट कौन सी टीम के प्लेयर सबसे ज्यादा स्लेजिंग करते हैं? आपने तो खेला हुआ क्रिकेट बहुत देखो बाहर, ऐसे तो उनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है स्लेजिंग भी। मानता हूँ कि मैं बहुत कंट्री पहले होती थी, ऑस्ट्रेलियंस बहुत खिलाड़ी करते थे, जी बट अभी नहीं होती है। अभी अभी इतनी स्ट्रेचिंग नहीं होती है क्योंकि हर एक प्लेयर एक साथ खेलते रहता है, क्योंकि आईपीएल की वजह से मुझे लगता है सब प्लेयर की बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, सब एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। तो मुझे लगता नहीं है उतनी स्लेजिंग अभी होती है जो अच्छा पहले होती थी। ओके बट होती है, कभी कभी होती है जो चिढ़ा के करते हैं, क्योंकि अभी एक दूसरे को जानते हैं तो बोलते हैं अरे तू मार के दिखा मैं डालूंगा। ये स्लेजिंग होती है कभी कभी, बट ऑन ए गुड नोट होती है। सर पता है मेरा फेवरेट चीज़ क्या है? सॉरी मेरा फेवरेट चीज़ क्या है? मैं खाना खाते खाते यूट्यूब पे लगाता हूँ रोहित शर्मा और वो क्रिकेट स्टंप माइक्स वाली, मज़ेदार है। आपने सुनते हो, कभी देखा है आपने रोहित शर्मा जी को? ये और रोहित शर्मा के साथ खेला हूँ, अच्छे दोस्त भी है। मीन्स जी बॉम्बे के लिए जब भी खेलता तो उनके साथ खेला भी हूँ। दिल वाले आदमी है, मीन्स दिल से बात करते वो भी, कभी मन में खोट नहीं रहती। जो जो मन में बातें थी वो जुबान पे वो लेके आते हैं। मैं ऐसे नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए या मीडिया, देखो अब उनको कभी भी बात करते देखो दिल से करते हैं बात। बिल्कुल। तो वो एक उनकी खासियत है, वो एक बहुत अच्छे टीममेट्स है। और जो कमेंट्री करते हैं गार्डन में घूमना नहीं, ये कर दूंगा, ये करता रहता है यूजुअली भी। वो बोलता है ना दिल खुश आदमी है वो। मीन्स वो उनके जैसे, मैं बोलता ना जो कप्तान है टीम के लिए, मैं उसका माहौल देखो टीम का देखो, जी वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी किसी को डांटते भी है उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो जो भी चीज करते हैं वो अच्छा कराने के लिए ही करते हैं। वो एक उनकी एक खासियत है, वो जो भी दिल पे बातें रहती जुबान पे आती है उनकी, तो वो एक अच्छी बात है उनके लिए। कुछ फनी किस्से बताओ ना उनके सर। देखो फनी किस्से तो ऐसे किससे याद होंगे आपको उनके साथ? उनके बारे में तो ज्यादा, देखो मैं थोड़ा ही कम खेला हूँ उनका बॉम्बे के लिए। उनके साथ एक फुटबॉल मैच भी खेल रहा था। अच्छा जो उनके फ्रेंड के साथ वो सर्कल, उनको देखो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभिषेक नायर जी है, शेमल वेंगनकर करके मैं नाम लेता हूँ, ये उनके साहिल कुकरेजा जी है जो बॉम्बे के प्लेयर्स हैं, उनके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। और मैंने उनके साथ उनके साथ जब भी मैं बॉम्बे के लिए खेला हूँ और उनके साथ मैं वो एक मैच भी खेला उनका फुटबॉल के साथ, वो बहुत मीन्स बोलते हैं ना बहुत दिल खुश आदमी है। मुझे दोस्तों के साथ टाइम बिताना उनको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे किस्से नहीं बोल सकता, बट एक बोलते हैं ना दिल से बहुत बड़े अच्छे इंसान है वो। जी उनको कभी कुछ पीछे से बात करनी अच्छी नहीं लगती उनको, जो भी है जुबान पे बोलते हैं, और वही चीज़ उनको हर दोस्तों के क्लोज लेके जाती है। आपने रोहित शर्मा के साथ तो टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं किया, पर श्रेयस अय्यर जिन्होंने लास्ट परफॉर्म किया और हमें कप जिताने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, केकेआर में उनके साथ थे, उन्होंने आपकी मूवी देखी, वो इमोशनल हो गए थे, उनके बारे में बताइए, कितने बड़े प्लेयर है श्रेयस अय्यर? सर अभी सबने देखा कि मैं उनके साथ काम किया, वो एक्चुअली मैं उनके साथ खेला हूँ। वो डीवाई पाटिल में जॉब पे थे पहले 3-4 साल। अच्छा। श्रेयस को हम लोग ने एक कांगाली की मैचेस में उनको देखा था, वर्ली क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे, वो यंग लड़का था एकदम, और वो ऐसी विकेट थी कि जहाँ पे बैट्समैन बहुत स्ट्रगल कर रहा था। श्रेयस अय्यर उधर 19 ईयर्स रहेंगे, 18-19 ईयर्स, वहाँ पे आके जो उन्होंने बैटिंग की थी,
हम लोग सब शॉक हो गए थे, ये ऐसी विकेट है, ये बच्चा आके हमारे इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक थी डीवाई पाटिल की, उसको ऐसे पीट रहा था। तभी हमारे कैप्टन और कोच एबी कुरुविला सर थे, उन्होंने देखा, बोला प्रवीण ये लड़के को हम लोग लेते हैं डीवाई पाटिल, ये लड़का इंडिया खेलेगा। तभी बोले थे जब भी अंडर 19 था, क्योंकि वो इतनी खासियत थी उनकी। और रेस्ट इज हिस्ट्री, आपने देखा हमने उन्हें साइन किया डीवाई पाटिल के लिए, डीवाई पाटिल के लिए खेले, नेक्स्ट ईयर ही वो बॉम्बे के लिए खेले, उसके बाद आपको पता है वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया। वर्क एथिक, कॉन्फिडेंस लेवल उनकी इतनी हाई है, मुझे जो बैटिंग को जाते थे कॉन्फिडेंसली बोलते आज 100 करके आएंगे ये, अच्छा। उतना कॉन्फिडेंस था उनका। तो उनके साथ मैं खेला हूँ 4 साल, और बाद में उन्होंने अदर कंपनी ज्वाइन की, बीपीसीएल ज्वाइन किया उन्होंने, इसलिए उनका वर्क एथिक बहुत अच्छा है। वो मुझे ऐसा नहीं लगता है वो किसी सिचुएशन को डर रहे थे, कोई सिचुएशन में परफॉर्मेंस करने के लिए। जो दिल में मीन्स जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनका, वो उससे बैटिंग करते थे, अपना रन्स करते थे। वर्क एथिक, जैसे मैंने बोला, वर्क एथिक बहुत अच्छा था उनका। उनको बहुत काफ़ी करीब से उनको देखा है मैंने, साथ में खेला हूँ उनके साथ केकेआर में रह चुका हूँ। बहुत अच्छे इंसान भी है, क्योंकि उनकी वो साइड किसी ने देखे नहीं है। इमोशनल पर्सन भी है, जैसे आपने बोला वो इमोशनल, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी थी। उन्होंने देखा था मैं डीवाई के लिए खेलता था, तभी मैं काम भी करता था, आईपीएल में काम भी किया। उन्होंने वो जर्नी उसके बाद भी देखी थी मेरी, कि प्लेयर लोग के साथ मैं कैसे रहता था, कैसे बात करता था। और जब भी उन्होंने मेरी मूवी आई थी, उन्होंने जो हम लोग ने शायद स्क्रीनिंग हुई थी केकेआर के इस पे, वो भी इमोशन हुए थे, सब एक्चुअली सब इमोशन हुए थे। अभिषेक नायर, उन्होंने भी मेरी जर्नी देखी थी। तो ऑब्वियसली श्रेयस के बारे में क्या बोलूँ, मैं इतना खुश हुआ था, उन्होंने कमबैक किया पूरा, और जो ट्रॉफी हम लोग ने चैंपियंस फिलहाल ही उठाई थी, वो टीम के बाहर जाके टीम के अंदर आके उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया था, उसमें उनका कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो कि इतने बड़े प्लेयर है वो। डेफिनेटली। क्योंकि बाहर जाके भी आके ऐसा परफॉर्मेंस देना इट्स नॉट इजी। हम बाहर डिस्कस कर रहे थे सिद्धार्थ सर और मैं कि आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी सोसाइटी की बात नहीं मानी। एक टर्म है सर कि 25 में शादी करनी है, 30 में बच्चा होना चाहिए, 60 में रिटायरमेंट होना चाहिए। जहाँ लोग रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं वहाँ आपने करियर स्टार्ट किया। मुझे उस मेंटल स्ट्रेंथ को जानना है कि जहाँ आप जॉब भी कर रहे थे और अपने पैशन को फॉलो भी कर रहे थे, तो थोड़ा उस पर बात करते हैं पहले। सर देखो, मैंने एक्चुअली, आप जो बोल रहे हैं एज 25 में शादी करनी चाहिए, मैंने एक्चुअली लाइफ में कभी एज के बारे में सोचा नहीं था। जब भी था शादी करनी है 28 में, ये सब एज मुझे पता चला जब भी मैं खेला। मैं जब भी डेब्यू किया तभी मीडिया के द्वारा मेरा 41 में डेब्यू किया, ये सब एज था। तो मैंने कभी उधर एज को डिफाइन नहीं किया। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे आगे कुछ एज आने वाला है, क्योंकि मैं क्रिकेट के प्रति बहुत पैशनेट था तो मुझे खेलना था, अच्छा क्रिकेट खेलना था। तो वो एज के बारे में कभी भी लाइफ में अभी भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसके आड़े आपका एज नहीं आएगा, आपके मेंटल स्ट्रेंथ ही आएगी। तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचता था जो मैं जो कर सकता हूँ। मीन्स जब भी कुछ भी करना है मीन्स लाइफ में तो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको एज के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं समझता था मैं। जी, बट वो जो फेज था जहाँ आप जॉब कर रहे थे, उस टाइम अपने ड्रीम को कैसे बचा के रखा? सर देखो, क्रिकेट आई थिंक इन माई ब्लड, मेरे डैडी भी खेलते थे क्रिकेट, फुटबॉल स्पोर्ट्स पर्सन थे वो। तो मुझे क्रिकेट खेलना था, अच्छा क्रिकेट खेलना था, और मैंने सोचा था कि मैं क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मीन्स गोल नहीं था उस टाइम कि मुझे प्रोफेशनली खेलना है या मुझे खेलना है फॉर द कंट्री। अच्छा क्रिकेट खेलना है मुझे, अच्छा। क्रिकेट खेलना है, अच्छा क्रिकेट खेलना है। अगर मैं कुछ गोल रखता था तो शायद मैं बीच में छोड़ भी सकता था। क्रिकेट पैशनेट था, मैं पैशन था क्रिकेट या स्पोर्ट्स के लिए। मैं जब भी खेलने जाता था मुझे अच्छा करना था, टीम के लिए अच्छा करना था, और मैं वही माइंड में वही रखता था कि मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है। मैं जो भी मैच खेलता था मैंने, अगर इससे भी अच्छा मैच खेलना है मुझे, ऐसे गोल नहीं रखा था मैं कि मुझे यही खेलना है। अभी ऑब्वियसली मैं जब भी बॉम्बे में खेलता तो बॉम्बे के लिए तभी रणजी ट्रॉफी था कि बॉम्बे में जो भी खेल रहा है, अगर रणजी ट्रॉफी खेल रहा है तो अरे ये बड़ा प्लेयर है। तो मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना था। तो मैं ये देखा नहीं कि मुझे कोई भी मैच खेल रहा था कि अरे ये मैच छोटा मैच है, बड़ा मैच है, ऐसे कुछ नहीं। जब भी ग्राउंड पे जाता था मुझे मैच विनर बनना था। तो एक ये मेंटल था कि मेरे को
मैच विनर बनना है, हर मैच जो खेलूंगा वो। लेकिन एक प्रोसेस होता है ना सर, कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और किसी ने ड्रीम किया है कि मुझे इंडिया खेलना है या रणजी खेलना है, तो वो अपना एक स्टार्ट करता है कि हम कोचिंग लेंगे। ये तो आपने ये कभी कोचिंग और इसको फॉलो नहीं किया कि मुझे जाना है ग्राउंड पर और इससे कोचिंग लेनी है और इस तरह से मेरा सिलेक्शन हो? देखो सर, मैं टू बी ऑनेस्ट मिडिल क्लास फैमिली में था, तो कोचिंग लेना या उस पे पैसे खर्च करना वो तो इतना नहीं था कि बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो बट ये था कि क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, डैडी अच्छा खेल रहे हैं, मेरे को क्रिकेट अच्छा खेलना है। तो मैंने कभी ऐसे मुझे ये एक बात थी कि मुझे कौन सी भी क्रिकेट खेलनी है, अच्छी खेलनी है। और जब भी जो भी मैंने जॉब भी मुझे करना था, तो मुझे क्रिकेट खेलने वाली कंपनी में ही करना था, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने को मिलता था। और मैं बोलते हैं ना, जो घर पे चाहिए कि अरे जॉब पे जाना चाहिए, पैसे कमा के लेके जाना चाहिए घर पे, तो वो मैंने रखा था, क्योंकि मेरे को बैलेंस करना था। क्योंकि मुझे पता था कि ये पैशन मेरा है, जी। ये पैशन मेरा मेरे फैमिली के में पैसे नहीं ला के देंगे घर पे, मैं घर नहीं चला सकता हूँ ये पैशन से। तो मुझे वो दोनों बैलेंस करने थे, और वही वही माइंड में था कि मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है, बट उसके क्रिकेट के साथ मुझे बैलेंस भी करनी है लाइफ। पर सर, एक मैं कल बात कर रहा था किसी से, तो जो लोग कहते हैं ना कि मेरा जॉब में दम घुट रहा है, वो बात सिर्फ प्रिविलेज लोग कर पाते हैं, मिडिल क्लास लोग नहीं कर पाते हैं। आप उस समय जॉब कर रहे थे और क्रिकेट को एज अ पैशन फॉलो कर रहे थे। कभी मन में ये थॉट आया कि मैं जॉब क्विट कर दूं, ये क्यों जिम्मेदारियां हैं? क्योंकि लोग बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं आजकल कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, परेशान हो गया हूँ, भाड़ में जाए सब। कभी वो थॉट दिमाग में आया? कभी नहीं सर, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जो भी फील्ड में काम करता हूँ, जो भी चीज़ पे काम करने जाता हूँ, दिल से करता हूँ। जी। क्योंकि जॉब में भी मैं, जब भी मैंने कॉमर्स किया था तो मैं अकाउंटिंग में था, जी। तो थोड़े दिन अकाउंटिंग का काम कर रहा था। बाद में मुझे जॉब मिला इम्पोर्ट्स का करनी था। तो मैं कुछ भी काम करने के लिए मैं पहले उसमें माहिर होना चाहता हूँ। तो वो वही करता था। मैं किसी भी काम को मैंने ऐसे देखा नहीं कि नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। अगर आप चाहो तो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो वैसे लाइफ में बहुत ऐसी दिक्कतें आई थी। मैंने प्यून का भी काम किया है, जो बताया नहीं है मूवी में। अच्छा। जो मेरी फिल्म बनी थी उसमें बताया नहीं है। मैंने प्यून का भी काम किया है, क्योंकि करना पड़ता है। लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं आप, और उसको ऐसे नहीं चाहिए कि ये काम नहीं कर सकता हो, तो जी। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कोई काम अब हम नहीं कर सकते हैं। तो डायमंड कंपनी में मैं गया था, तभी मुझे हीरा पकड़ने का नहीं आता था, वो उड़ जाता था। तो मैं घर पे जाके प्रैक्टिस करता था, घर पे लेके गया चिमटा, वो पत्थर ले थे छोटे छोटे, उससे प्रैक्टिस करता था। तो मुझे पता है कि हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं, जी। उसको आपको कोई रोक नहीं सकता, बट वो दिल से आना चाहिए। बिल्कुल। तो वही लाइफ में एक लेसन था कि कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता लाइफ में, आप कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट जॉब कब छोड़ी आपने? लास्ट टाइम जॉब कब की थी? किस साल में? मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, डीवाई पाटिल में काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो जब आप बिफोर प्लेइंग आईपीएल। हाँ, मैं डायमंड कंपनी में था। तो ऐसा एक दिन आया कि मुझे मैच को जाना था। सैटरडे को हाफ डे रहता है, तो मैं हाफ डे करके जा रहा था मैच के लिए, बट मेरे को ओवर टाइम करने को बोला था। तभी उनको मैंने बोला था कि मैं आपने जॉब मुझे क्रिकेट खेलने के लिए दिया है और मैंने मेरा काम करके जा रहा हूँ। तो वो उन्होंने मुझे रोका था कि नहीं नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं बोला, देखो क्रिकेट मेरा पैशन है और जॉब मेरी जिम्मेदारी है फैमिली के प्रति। जी। वो जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। और अगर आप बोलोगे कि जॉब पे लेके क्रिकेट के लिए आप मुझे नहीं जाने दे रहे हो, तो वो गलत होगा आपकी तरफ से। तो मुझे तो जाना है मैच खेलने। और तभी मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। अच्छा। तभी से मैं बैग उठा के निकल गया था वो डायमंड कंपनी के। और वो मेरा शायद वो कंपनी के लिए लास्ट डे था, क्योंकि उन्होंने मुझे खेलने से रोका था। बिल्कुल। तो वो मेरा लास्ट दिन था 2000 में। अच्छा 2000 में मैंने वो छोड़ दिया था। सर, थोड़ा पीछे जाते हैं आपकी जर्नी पे। आपने कहा कि आपको एक लंबा वक्त लग गया अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि आप जॉब कर रहे थे। बट वहीं मैं देखूं, क्रिकेट में ऐसा क्यों होता है कि जो प्लेयर डिजर्व करते हैं, कई बार वो आगे नहीं फिल्टर होके जा पाते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे प्लेयर को रोकती हैं? मैंने सुना है ऐसा, आई एम नॉट श्योर, कि कुछ क्रिकेट क्लब में मुझे खेलना है तो अप्रोच, जैक एंड चेक जो वर्ड यूज़ करते हैं क्रिकेट में, कि आपको नेटवर्क होना चाहिए। क्या सच में ऐसा होता है क्रिकेट के अंदर? होता रहेगा सर, क्योंकि अभी सब बोलते तो होता रहेगा, बट एज ए प्लेयर अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे, तो शायद आप क्रिकेट नहीं खेल सकोगे आगे। जी। तो वो एक ही चीज़ मैंने की कि मेरे हाथ में एज ए प्लेयर में था कि मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करनी थी। ना मैं खुद का सिलेक्शन कर सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। तो एक ही चीज़ थी मुझ में कि मुझे पता है कि मैं अगर मेरे में जो क्षमता है अच्छे क्रिकेट खेलने की, अगर मैं उस पे खरा उतरूँगा,
तो मुझे कोई रोक नहीं सकता खेलने के लिए अच्छा क्रिकेट। बट कैसे ट्रेन करता है क्रिकेटर अपने आप को? कैसे, क्या ट्रेनिंग होती है आपकी? आप प्रोफेशनली खेलते हैं, ट्रेनर आपने हायर किया। हाँ देखो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो कार्डियो बहुत ज़रूरी है। कार्डियो बोलते हैं ना, वेट ट्रेनिंग आपको ऑफ सीजन करना ज़रूरी है। ओके। इन सीज़न आपको कार्डियो करना ज़रूरी है। जैसे कि बोलते हैं ना, लीन बॉडी होने के साथ आपको एजिलिटी भी पे भी वर्क करना है। तो बोलते हैं ना, स्कॉट जंप्स है, वो बहुत बहुत चीज़ें ऐसी जो क्रिकेटर को पता होगी, सब क्रिकेटर्स को। तो वही करना ज़रूरी है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। वो मेंटेन करना आना चाहिए। एक प्रॉपर ट्रेनर है, आपको एज ए क्रिकेटर हो, उसको आपको कैसी ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है वो आपको वो ट्रेनर बता देता है। ऐसे नहीं होता कि जिम में जाओ बॉडी बनाओ, वैसी ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको एजिलिटी पे भी वर्क करना होता है, और वो मेरे ख्याल से आजकल के ट्रेनर को पता होता है वो सब करने की। और टू बी ऑनेस्ट उससे बहुत फ़र्क गिरता है। देखे आपने विराट कोहली को देखा है, हार्दिक पांड्या को देखा है, ये सब क्रिकेटर्स आपका पर्सनल ट्रेनर होता है उनका, जो उनके साथ ट्रेनिंग करा के लेता है, और वो दिखने भी आता है उनके परफॉर्मेंस में। कितने घंटे आप ट्रेन करते हो एक दिन में अभी? टू बी ऑनेस्ट डेली ट्रेनिंग करते हैं। कितने घंटे दिन में? 2 घंटे तो भी ट्रेनिंग होती है डेली। 2 घंटा ट्रेनिंग बहुत होती है दिन में। और मुझे लगता है सभी करते हैं। वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है आपकी, कार्डियो होती है, एजिलिटी पे वर्क होता है, वेट ट्रेनिंग होती है। तो 2 घंटे तो होती ही है। और सैटरडे संडे ऑफ लेना चाहिए, तो आप वो पूरा रिकवरी होना चाहिए बॉडी का, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए वेयर एंड टेयर होना चाहिए बॉडी का, ऐसा नहीं होता। तो रिकवरी के लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है बॉडी के लिए। वो माइंड क्या था जब सचिन को नेट में बॉलिंग कर रहे थे आप? और ड्रीम कम ट्रू। देखो मैं वही बोलता ना, जब भी मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे वो सब चीज़ मिलेगी लाइफ में, बट मैं बोला था मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है, वही माइंड सेट था। जब मैं वो प्रोबेबल्स में आया था मुंबई टीम के, तो मैंने सोचा नहीं था कि सचिन सर आएंगे और नेट में उनको बॉलिंग करूंगा। जब उनको देखा मैंने सामने, तो ऑब्वियसली सबकी ड्रीम्स रहती है कि अपने आइडल के सामने जाके बॉलिंग करनी। तो वो मेरा बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए। एक्चुअली मैं इंडिया खेला ऐसे लग रहा था मुझे। तो वो चीज़ है ना, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि यार मुझे कुछ करने को नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है, बड़ा क्रिकेट खेलना है। वो माइंडसेट ही था मेरे, जब भी पॉजिटिव ही सोचा था। इसलिए मेरे वो पॉजिटिव सोचने के टाइम मुझे जो भी लाइफ में मिलते गया उसकी वजह से ही मिलते गया है। कुछ रिव्यूज़ मिले थे सर की तरफ से, आए थे सचिन सर ने कुछ फीडबैक दिया था आपको? और क्या रीज़न था आपको बुलाकर नेट में लेग स्पिन? यस, वो जब भी मैं उनको बॉलिंग करने चाहता तभी प्रोबेबल्स में था ऑब्वियसली। और ऑस्ट्रेलिया टूर करने वाली थी इंडिया के लिए एक्चुअली 2000 में, और शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा था। तो उन्होंने बॉम्बे के जो भी लेग स्पिनर है उनको आके बॉलिंग करने बोली थी राउंड द विकेट। तो देखो प्रिपरेशन उनका पहले से शुरू था। तो उन्होंने सब बॉम्बे के जो भी प्रोबल्स में लेग स्पिनर थे उनको बुलाया था, राउंड द विकेट बॉलिंग करने बोली थी रफ से। तो क्योंकि शेन वॉर्न अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेग स्पिन अच्छा टर्न करते हैं, तो रफ से बॉलिंग करने हमें बोली थी, और वो वैसे प्रैक्टिस कर रहे थे। और सबको पता रहेगा वो मुंबई के लिए खेल रहे थे, ऐसे भी नहीं इंडिया के लिए खेलने वाले थे, क्योंकि रणजी ट्रॉफी विनर थी हमारी टीम तभी बॉम्बे की। और उनके साथ उनके टूरिंग साइड की मैचेस होती थी तभी, कोई भी टूरिंग साइड है तो उनके साथ थे। तो वो मैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद क्योंकि इंडिया की मैचेस थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, तभी सचिन सर ने उधर 100 किया था उनके टूरिंग साइड के साथ। तो वो प्रिपरेशन थी उनकी, और वो प्रिपरेशन के लिए हमके बुलाया था बॉलिंग के लिए। आई गेस शेन वॉर्न के खिलाफ सबसे ज़्यादा सचिन के अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। या क्यों रिकॉर्ड्स है, ऐसे नहीं है कि सचिन सर है और खेल रहे हैं। वो उसके पहले प्रोसेस था उनका, जो प्रैक्टिस का उनका जो तरीका था, वो प्रिपरेशन था मैच के लिए, वो प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। वो बोलते हैं ना, आपको अपने आप को ट्रेन कर रहे थे वो सिचुएशन के लिए, कि ये सिचुएशन मैच में आएगी, वो बॉलिंग कर रहे हैं या यहाँ से बॉलिंग करेंगे, तो मैं यहाँ से मैं कैसे प्रिपेयर रहूँगा उनको शॉट्स के लिए। वो प्रिपरेशन लगता है मुझे किसी को पता नहीं है, बट ये प्रिपरेशन थी उनकी। राइट। सर प्रोसेस की जब मैं बात करूं, मुझे इस पे सिखाइए, जो भी आपको यंग प्लेयर्स देख रहे हैं, अगर मुझे खेलना है आईपीएल, द ग्रेट इंडियन प्रीमियर लीग, क्या प्रोसेस होता है सर? मतलब वो मुझे समझाइए, पूरी हायरार्की क्या होती है, स्टार्ट कहाँ से करे एक बच्चा? देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर आईपीएल खेल रहे हो तो आपको पहले डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करना है। जब भी मैं खेला था आईपीएल तभी अलग था, जी। तभी फ्रेंचाइजी किसी को भी ट्रायल्स के लिए बुलाते थे। किस बेसिस पे, मतलब कैसे बुलाते थे? क्योंकि उन्होंने लोकल में देखे थे मैचेस, क्योंकि मुझे Clubs? भी सिलेक्ट क्लब मैचेस से ही किया था। जब भी मैं डीवाई के लिए खेलता था ओके। तभी उनका स्काउट्स आया था,
ओके। तो उन्होंने देखा था मुझे, हम्म, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे ट्रायल्स के लिए बुलाया था और उधर मैंने ट्रायल्स जाके दी थी और वो ट्रायल्स में भी अच्छा हुआ था, तभी मुझे सिलेक्ट किया था। जी बट अभी ये प्रोसेस है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, अपने स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करो। जैसे कि अगर आईपीएल में खेलना है तो वनडे गेम ज़रूरी है, टी20 गेम ज़रूरी है, जो मुश्ताक अली है ओके तो मुश्ताक अली टी20 गेम होता है। और वो स्टेट के लिए अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर उधर अच्छा कर रहे हो तो आपको उधर से देखा जाता है फ्रेंचाइजी को, फिर उधर से ट्रायल्स में बुलाया जाता है। तो ये प्रोसेस है अभी कि पहले तो आपको स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट होना ज़रूरी है। क्लब क्रिकेट परफॉर्मेंस करेंगे तो आप स्टेट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, उधर अगर परफॉर्मेंस करोगे अच्छा तो आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाता है। ओके तो ये प्रोसेस होता है। अगर वो बोला ना था, जब भी मेरी मूवी निकली थी तो उनको थोड़ा रॉन्ग फीलिंग था कि 41 में कोई भी खेल सकता है, ऐसे नहीं रहता, वो प्रोसेस रहता है। तो अभी ये खेलने के लिए वो प्रोसेस है। ओके। तो आपने ट्रायल्स पहले भी दिए थे फ्रेंचाइजी के लिए, या दिस वाज द फर्स्ट ट्रायल और सिलेक्ट हो गए थे? अभी वो ट्रायल्स के लिए अभी एक्चुअली ये मूवी में नहीं बताया। हाँ हाँ अब उसको जरा बिहाइंड द सीन जाते हैं हम लोग। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी डीवाई के लिए टी20 खेल रहा, जब भी इन्होंने मेरे से देखा था वो मैचेस में टूर्नामेंट में, तो एक पल था उधर के पहले मुझे बोला गया था कि आप इधर के बाद अब यंगस्टर को चांस दो। जी अच्छा। यंगस्टर को चांस दे, अच्छा। अभी आप खेलोगे नहीं ये टूर्नामेंट। तो मैं बहुत रोया था, वो मूवी में बताया वो सीक्वेंस जी कि मैं रोया था कि अभी मुझे खेलना नहीं है। वही बोलता है ना, अगर आप पॉजिटिव थिंक कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो मैच में मुझे बोला था कि आप ये टीम के साथ रहो एज ए कोच, ज़रूरत रहेगा तो आप खेलो। जी तो ये बात मूवी में बताऊँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात। तो मैं वो टूर्नामेंट के लिए कोच था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा ओके। तो 2 टीम थी हमारी डीवाई पाटिल की, डीवाई पाटिल ए और डीवाई पाटिल बी। तो मुझे बोला गया था, मैं दोनों टीम देख रहा था, बट मुझे बोला था आप डीवाई पाटिल बी के लिए आप कोच रहो और टीम को देखो। तो तभी डीवाई ए के लिए राहुल शर्मा, जो अपने इंडिया के बॉलर थे, लेग स्पिनर, यस यस। उनको हम लोग ने गेस्ट प्लेयर बुलाया था ओके। टीम के लिए खेलने के लिए। और ये बड़ी टूर्नामेंट है, ऑल इंडिया टूर्नामेंट थी डीवाई पाटिल की। तो हमारी 2 टीम थी, तो मैं बी ग्रुप के लिए कोच करके था ठीक है और टूर्नामेंट शुरू हो गई थी और मैं बी ग्रुप के लिए कोच था। ऐसे हुआ एक मैच में कि वो राहुल शर्मा पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए। ओके तो बोले मैं इंजर्ड हो गया हूँ, मैं नहीं खेल सकता हूँ मैच, तो मैं ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकता हूँ। तभी मुझे बोला था कि अरे आप बी ग्रुप में कोच तो अभी हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है कोई भी। जी देखो मेरा क्रिकेट बंद हुआ था, मुझे बंद करने को बोला था, 41 था मैं तभी। बोलते ना जो किस्मत में लिखा होता किस्मत में लिखा होता है वो, तो मुझे बोला कि आके यहाँ पे खेलो, क्योंकि हमारे पास स्पिनर कोई नहीं है अभी, लेग स्पिनर, जी तो आप यहाँ पे आके खेलो। तो मैं वो टीम के लिए खेला। वो टूर्नामेंट में हम लोग ने फाइनल मारी, ए ग्रुप ने फाइनल मारी। ओके। मैंने 12 विकेट्स निकाले थे वो 4 मैच में और हम लोग जीत गए थे। और कोइंसिडेंटली आरआर के जो टैलेंट हट, जो स्काउट्स रहते हैं, वो आके थे। तभी मेरे ख्याल से जुबिन भरूचा करके थे, मोंटी देसाई थे, ओके वो उधर के टैलेंट हंट वो देखने को आए थे वो मैचेस। उन्होंने मेरा वो परफॉर्मेंस देखा था, मोंटी देसाई ने और जुबिन भरूचा ने। तो उन्होंने बोला यार इसको ट्रायल्स को बुलाते हैं। तभी उन्होंने एज नहीं पूछा था मुझे कुछ, अच्छा तो उन्होंने मुझे ट्रायल्स के लिए बुलाया था। तो मैं वहाँ वो टूर्नामेंट, देखो जो मैं टूर्नामेंट खेलने नहीं वाला था, शायद मेरा वो आखिरी टूर्नामेंट था, मैं जब भी कोच ही बन सकता था। जी और मैं जैसे बताया था मूवी में बताया वो सीक्वेंस कि मैं रो रहा था घर पे जाके कि मुझे अभी नहीं खेलना है। तो देखो अगर आप कोई चीज़ को बोलते हैं ना, दिल और जान से चाहते हो या और कुछ भी सोचते नहीं हो और उसे खेलते रहते हैं, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैं बोलता ना, हर यंगस्टर को वो सोचना चाहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी कभी भी चल के आ सकती है, तो आप प्रोसेस में रहना बहुत ज़रूरी है। जी तो मैं प्रोसेस में था, मैं खेल रहा था, मुझे बोला गया था, बट प्रोसेस में था। तो मेरी लाइफ बदल गई उधर से, मुझे ट्रायल्स के लिए बुलाया गया और जी। बाद में आपको पता है मुझे सिलेक्ट किया गया। राहुल द्रविड़ सर उधर थे, पैडी अपटन सर थे ट्रायल्स में, उन्होंने देखा, मेरी बॉलिंग देखी और मुझे सिलेक्ट किया गया था। तो वो सीक्वेंस था एक। सर ये जो आईपीएल के अंदर फ्रेंचाइजीज जो बिडिंग करती हैं, आपका फर्स्ट बिडिंग अगर आप शेयर, कितना बिडिंग था आपका फर्स्ट बिडिंग? देखो फर्स्ट तो मुझे बोला था ट्रायल्स में लेके उन्होंने सिलेक्ट किया था, जी। तो मैं आ गया था। तो फर्स्ट बिडिंग तो मेरा 10 lakhs में ही था तब। और उसका कितना मिलता है, कितना टैक्स कटता है? जो ये नॉर्मल है, जो कट करके आता है टैक्स में, मेरे ख्याल से 6-7 लाख रुपए मिलते हैं, जो टैक्स कटिंग होके जो भी आपके हाथ में आते हैं वो। ठीक है। और मुझे ये जानना है क्योंकि आपने खेला राजस्थान रॉयल्स है,
मैं अजमेर से आता हूँ, मेरा प्रदेश है वो। ओके 2013 में सर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्सा वहाँ पे हुआ था राजस्थान में। मुझे इस पे आपका टेक चाहिए कि जिस साल आपने डेब्यू किया उसी साल स्पॉट फिक्सिंग में आपकी टीम से 3 प्लेयर थे। क्या हुआ था? आपको कुछ नॉलेज है इस बात को लेके, कुछ इल्म है कि क्या हुआ था? कभी आपको कभी अप्रोच करने का ट्राई किया फिक्सर्स ने? देखो मुझे उस साल तो कुछ नहीं हुआ था, पर हमको भी पता नहीं था, ये सब अचानक से हो गया था। सब लोग शॉक थे, हम लोग भी सब शॉकिंग में थे। ऑब्वियसली फ़र्क गिरा था क्योंकि मेरा वो फर्स्ट मैं टाइम 41 था, जी। फर्स्ट टाइम था। मैं बोला यार अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हाँ खेलना नहीं मिला हमें, तो क्या इसके बाद क्या था? तो ऑब्वियसली वो माइंड में था। ऑब्वियसली ये सब चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें पता नहीं होती है। ट्रू तो एक मेंटल स्ट्रेंथ था, बट टू बी ऑनेस्ट हमारे मेंटल कोच पैडी अपटन थे उस साल। जी तो ऑब्वियसली उसका बहुत फ़र्क गिरा हमें, क्योंकि हमें उन्होंने वो रेडी रखे कि ये लाइफ में होती चीज़ है, उसको हमको साइड करना चाहिए उसमें। वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो। और वहाँ से हम क्वालिफाई भी हो गए थे वो साल, एक्चुअली जी। टू बी ऑनेस्ट वो साल हम लोग क्वालिफाई भी हो गए थे। तो ज़रूरी है, ये सब चीज़ लाइफ में पता नहीं चलती, कभी होती है, तो उस पर ज़्यादा इतना जोर नहीं देना चाहिए। वो होती रहती है, जी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। हम्म। एक ही चीज़ कंट्रोल सकते हैं, अपने आप को कैसे ढाला जाए वो चीज़ में, और अपना परफॉर्मेंस कैसे दिया। जी वो पैडी अपटन की वजह से वो बहुत फ़र्क गिरा था टीम को। हम लोग अच्छा कमबैक किया था और हम लोग ने क्वालिफाई भी किया था वो साल। यस सर, ये जो फिक्सिंग होती है, इसमें हम मैच फिक्सिंग सुनते हैं, ये स्पॉट फिक्सिंग अगर आप एक आम इंसान के लिए बताएं कि आम की क्या होती है और किस तरह से इसमें क्या है? देखो स्पॉट फिक्सिंग जो आपने सब लोग देखी है, सब लोग ने, तो स्पॉट फिक्सिंग ये इंडिविजुअली होती है। अगर जो चीज़ आप दिलों से नहीं खेलते हैं, पैशनेटली नहीं खेलते हैं, वो चीज़ को कौन कर रहा है तो वो उसका इंडिविजुअल थिंग है, उसे कोई नहीं रोक सकता, किसी को पता नहीं रहता है। स्पॉट फिक्सिंग वो इंडिविजुअली चीज़ रहती है, उसको वो प्लेयर ही जानता है वो क्यों कर रहा है। अगर कोई पैशनेट प्लेयर है उसको आगे आएगा तो वो उसको मार देगा। अभी कोई मेरे सामने आएगा तो मैं सीधा बोल दूंगा यार आई एम पैशनेट अबाउट राइट, अपनी लाइफ दी है। लाइफ दी है यार, ये Right. चीज़ को कैसे कोई ये कर सकता है। मैं शॉक होता हूँ जब भी ऐसे सब चीज़ स्पॉट फिक्सिंग के बारे में सोचता भी हूँ, तो क्योंकि ये चीज़ मीन्स अपने आप को मीन्स आई कांट एक्सप्रेस कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ये चीज़ कैसे कर सकते हैं कोई जी। ये क्रिकेट के प्रति। क्योंकि मैं ये चीज़ में इतना पैशनेट हूँ सर कि मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ वो चीज़ को किसी को भी। अगर जी। कोई क्रिकेटर कर सकता है तो वो इंडिविजुअल थिंग होती है सर। वो डिपेंड्स आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आप क्रिकेट को कहाँ पे रखते हो। जी मैं क्रिकेट को हमेशा ऊपर रखा है अपने से। यस वो चीज़ के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता ऐसे चीज़ के लिए। जी। वो इंडिविजुअल चीज़ होती है सर। बट क्या प्रेशर होता है एक जो प्लेयर फिक्सिंग में एलिगेशन लगते हैं? मनी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आई थिंक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो लोग ये करते हैं। कुछ और प्रेशर भी होता है कहीं से, या जस्ट इंडिविजुअल चॉइस कि मुझे पैसा कमाना है इसलिए लोग करते हैं? इंडिविजुअल चॉइस है ना सर, ये इंडिविजुअल चॉइस है। इसको मैं बोला ना, वो इंडिविजुअली आता है। जी इसको आप कोई आपको बोलता नहीं है, ये इंडिविजुअल थिंग है। आप क्या वैसे क्रिकेट को रख रहे हो। अगर आपको क्रिकेट सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है तो आप करते हो ये चीज़। जी बट मेरे ख्याल से ये बहुत गंदी चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल है। ये करनी ही नहीं चाहिए। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये बहुत चीज़ गंदी चीज़ है ये। मैं राइट ये शब्द में बोलूँगा क्योंकि आप पैशनेट नहीं हो स्पोर्ट्स में, ये चीज़ के लिए पैशनेट नहीं है। राइट ऐसा ही सब कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल। या आपको कम कम कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना है, आपको ये चीज़ ऊपर रखनी चाहिए क्रिकेट। बिल्कुल ये चीज़ मुझे तो लगता है कि माफ़ नहीं करनी चाहिए ऐसे को जो बोलते हैं ना, वो बैन करते हैं, ये लाइफ बैन करना चाहिए ये चीज़ को। और जो भी डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने बहुत अच्छे लिए है, जो भी आए हैं इसमें उनका क्रिकेट बंद हो गया है और वही होना चाहिए सर। कभी मिले आप श्रीसंत से मिले आप उसके बाद? कभी बात हुई आपकी? देखो एज ए पर्सन मिलते रहते हैं क्योंकि वो खेल रहे हैं लीजेंड्स लीग और खेल रहे हैं, तो खेले हुए हैं हम लोग। बट वो चीज़ के बारे में ज़्यादा चर्चा करते नहीं कभी है नहीं सोचा आपने? और वो चीज़ के बारे में चर्चा करनी मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, जी क्योंकि वो चीज़ मेरे को ब्लैंक उसको चीज़ को मुझे लाना भी नहीं चाहिए। मुझे जी। वो बातें होती नहीं ऐसे सब। सर आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें टैलेंट, जैसे आप जैसे टैलेंट को भी मौका मिला, आप सामने आए, पहचान बनाई, और एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे कह सकते हैं अंधा पैसा है, एक चमक है, लोग
दिमाग वहाँ पर लोगों का घुसता है कि किस तरह से किया जाए, तो वो भावनाओं में कुछ ऐसा होता है कि बह जाते हैं और लोग सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाते सारी चीज़ें। देखो सब लाइफ में ऐसी चीज़ें बहुत हो गई है कि उसकी वजह से क्रिकेटर बहुत ख़राब हो गया है कि अरे पैसा कमाते हैं, मगर सर ऐसी बात नहीं होती है। जो भी आईपीएल खेल रहे हैं वो मेहनत से आते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत रहती है कि कोई भी आईपीएल नहीं खेल सकता, कोई भी इंडिया नहीं खेल सकता है, बिल्कुल। उनके पीछे मेहनत रहती है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई भी, देखो 2-4 बंदों की वजह से ख़राब हो गए, बट ऐसे नहीं होता है। जी। जो वो स्टेज पे पहुंचता है उसके पीछे बहुत मेहनत रहती है। आप देखो जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आईपीएल खेल रहे हैं, सिर्फ आप देखते हो कि उनको पैसा कितना मिल रहा है। वो पैसा मिलने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी, ये तो है। क्योंकि कितनी आबादी कितनी है और उसमें से कितने जन खेल रहे हैं। सही कहा। मुझे लगता नहीं है कि सब ऐसे है। थोड़े जने के लिए ये क्रिकेट खराब नहीं होती है यार, उसमें बहुत मेहनत रहती है। बिल्कुल। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस की रहती है बहुत। मैं देखता हूँ अरे ये पैसा इतना कमा रहा है, उसको ये बोली हो रही है यार, वो उनकी मेहनत है। जो भी अभी पैसे प्लेयर कमा रहे हैं उसकी मेहनत है, सेक्रीफाइसेस है बहुत। True. देखो आप देखो कितना भी इंजरी के पास आके परफॉर्मेंस कर रहा है। ऐसे ही होता है क्या कि इंजर्ड हो गया अरे आके पैसा कमा रहे, नहीं, मेहनत की है। देखो आप ऋषभ पंत, इनको देखो, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उनका, जी। कोई बोलता था कि 1 साल में आके खेलेंगे, नहीं, क्या है उसके पीछे, मेहनत है ना। हार्दिक पांड्या को देखो, वो भी उनके कितना क्रिटिसाइज हो रहे थे, बट मेहनत है ना उनकी। उनकी मेहनत उनको उधर लेके गई है, कोई ऐसे नहीं लेके गया है, पैसा ऐसे नहीं दे रहे उनके कोई, प्योर मेहनत है। जो भी क्रिकेटर अभी वो स्टेज पे पहुंचा है प्योर मेहनत की वजह से हो गया। देखो बोल रहे हैं कि इतना फेम है, आता है वो, उनको पता है फेम आता है, बट उसके पीछे मेहनत भी है। जी। आता है, पैसे मिलते हैं उनको। मुझे ऐसा कोई भी नहीं लगता है, कोई भी प्लेयर देखो, श्रेयस अय्यर को देखो, इन आउट होते हैं इंडिया की टीम में, क्यों होते हैं इन आउट? आउट होते हैं तो उनका क्या, उनके हाथ में है मेहनत करना और फिर टीम में आना है। देखो उन्होंने कैसे मेहनत करके चैंपियंस लीग जिता के दिए यार इंडिया टीम ने। लास्ट सीजन ऐसे नहीं होता है, yes. ऐसे ही चैंपियंस नहीं बनते, मेहनत से होती है। मेरे को लगता है वो कुछ बहुत थोड़े लोग हैं जो वो समझते हैं वो चीज़ को, जी। बट मुझे लगता है कि सब लोग वो चीज़ को परखो यार, उनके पीछे की मेहनत देखो, सेक्रीफाइसेस देखो, फैमिलीज के पीछे सेक्रीफाइस देखो, कितना टाइम देने को मिलता है उनको। ऑब्वियसली वो सेक्रीफाइसेस है जो आप देख रहे हो, फेम भी मिलता है वो सेक्रीफाइसेस की वजह से ही मिलता है। सर आपने एक चीज़ देखी क्या, अभी आप हम हर्ष और हम ये कई बार देखते हैं, जैसे कोई टीम अभी अच्छा खेलेगी तो लोग सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है सर, हम लोगों ने ना क्रिकेट को बहुत इमोशनली ले लिया है ऑडियंस ने। अब मुझे याद एक न्यूज़ आई थी कि वर्ल्ड कप में अंदर कुछ प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल पाए थे, उनके बारे में हूटिंग करना। हार्दिक पांड्या केस मुझे याद है कि वो पूरा ग्राउंड उनको बू कर रहा था, और माई हार्ट गोज आउट फॉर प्लेयर्स। मतलब इतना करने के बाद भी एक आध मैच हारने पे लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने देखा लोग तो घर के बाहर खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हार गए, तो हमारी कंट्री है। ये जो अनसेट प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है कई बार, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करो पूरे देश को और पूरा देश के एक इमोशन जुड़े हुए हैं आपके साथ, होता है बहुत प्रेशर? 100%, क्योंकि वो प्रेशर हमारे लिए नहीं होता है, सब जनता के लिए होता है। आप जैसे बोले ये प्रेशर आपका नहीं होता है, आपको रिप्रेजेंट कर रहे कंट्री के लिए कर रहे हो। तो मैं वही बोला ना, हार्दिक पांड्या का नाम क्यों ले, उसको बू कर रहे थे, तो वो आप देखो वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ के उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया है, चैंपियंस लीग जिताया है। वो देखो ना कितना मेंटल स्ट्रेस रहता है उसको, वो बारे में चीज़ तो बोलता सेक्रीफाइसेस, देखो ना वो चीज़ छोड़ के इतना परफॉर्मेंस करना एक प्लेयर के लिए कितना बड़ा होता है। तो आप वही देखते हो ना, प्लेयर का अरे इतना कमा रहा है, ये कर रहा है, तो वही चीज़ आपने अभी मुझे वो जो क्वेश्चन पूछा, इतना बूइंग हो रही थी, मेंटल स्ट्रेस होता है, उसको सबको मात करके अपना परफॉर्मेंस देना कितनी बड़ी बात होती है। तो आप देखो कितने स्ट्रेस से जाके अगर वो बंदा परफॉर्मेंस करता है तो सेक्रीफाइसेस भी होते हैं ना, वही बोल रहा हूँ ना मैं आपने, कितना मेंटल स्ट्रेस होने के बाद भी आप जब भी बोलते हो अरे इतना पैसा दे रहा है, ये वो दे रहा है, बट दे रहा है पैसा क्यों दे रहा है? सेक्रीफाइसेस, मेंटल स्ट्रेस के गुजरना, ये सब करने के बाद एक प्लेयर जब भी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और उन्होंने वो जो खुशियाँ देता है पब्लिक को, उनके लिए वो ट्रॉफी होती है। वो जो बोलते हैं ना चैंपियंस लीग, चैंपियंस ट्रॉफी,
और सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, वो इमोशंस थे पूरे वर्ल्ड के। और उन्होंने जो इंडिया में भी रो रहा था एक्चुअली वो फाइनल देखने के बाद। अच्छा। मैंने जाके हार्दिक अभी फिलहाल ही मुझे WPL में मिले थे, उनको बोला था, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, उनको बोला था आप लोगों ने हमको इतना प्राउड फील किया है। तो वही बोलते ना, इमोशंस है एक्चुअली इंडिया में, वो इमोशंस बहुत है प्लेयर के लिए, उनको लेके खरा उतरना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मेहनत करके ही सब स्टार बनते हैं, ऐसे नहीं बनते और ऐसे ही पैसे नहीं मिलते उनको। ये सब चीज़ उनको हासिल करने के बाद ही पैसे मिलते हैं। पर सर आपको नहीं लगता कि फैंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होनी चाहिए? अगर वो अपने आप को इतना क्रिकेट लवर बोल रहा है तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे एक हद तक रहना चाहिए। अगर अर्शदीप कैच छोड़ता है तो उसे चिढ़ा रहे हो, हार्दिक पांड्या ने अगर कुछ ऐसा कर दिया तो आप उसको बू कर रहे हो। तो एक होता है कि अगर कोई एक्ट्रेस, अगर जैसे लाइक विराट कोहली अगर आउट हो गया, अनुष्का शर्मा स्टेडियम में है तो उसे ट्रोल किया जा रहा है, तो फैंस के एक दायरा होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल सकता फैन का, क्योंकि फैंस है वो। हाँ, जब भी खराब करते तो वो करते हैं, मगर जब भी अच्छा करते तो वो सर पे ऊपर उठा के लेते हैं। तो उनकी वो मेंटेलिटी रहती है सब फैंस की। तो देखो यही चीज़ प्लेयर को बड़ा बनाती है, अच्छा। क्योंकि वही फैंस अगर आपको सर पे उठा के लेते हैं तो आप उनको आंसर देते हैं अपने परफॉर्मेंस के, जो किया है विराट कोहली सर ने, जो रोहित शर्मा ने किया है, जो हार्दिक पांड्या ने किया है। तो वही चीज़ उनको अपने अंदर वो प्लेयर जगाने में मदद करती है। वही फैंस है जो उनको बू भी करती है और उनको सर पे उठा लेती है। तो मुझे ऐसे लगता नहीं है कि कोई हद से अपने प्लेयर को जो बड़ा बनाता है वो फैंस ही बनाते हैं, तो उसको आप नहीं रोक सकते हो। देखो क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, जब भी वही चीज़ अंदर से वो बोलते हैं ना, जो अपने परफॉर्मेंस के अंदर का जानवर जगाती है परफॉर्मेंस करने के लिए, वो फैंस ही होते हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोलता, देखो वही फैंस है ना जो आपको उठा के भी लेते हैं सर पे, वो भूल जाते हैं अरे मैंने इनको बू किया था, मैंने उनको चिढ़ा रहा था, मैं कैच छोड़ा था। बट जब भी जो ट्रॉफी लेके आए तो वही फैंस थे कि आपको सर पे उठा के रखते हैं। तो वही बोलता है ये मेंटल स्ट्रेस ज़रूरी बहुत है प्लेयर के लिए, कि ये इस पे मात करनी चाहिए, सब चीज़ों पे दुर्लक्ष करना चाहिए। जो बूइंग है उस पे अपने बल्ले से या अपने बॉल से हमको आंसर देना चाहिए, और वही किया है हमारे इंडियन प्लेयर्स ने। आप देखो रोहित शर्मा के बारे में, विराट कोहली सर के बारे में क्या बोल रहे थे, बट जैसे उन्होंने जिता के दिया मैच, हर एक प्लेयर का उसमें कंट्रीब्यूशन था। वही जो बू करने वाली पब्लिक थे उन्होंने सर पे उठा लिया था। तो हम लोग वो नहीं सोच सकता, मैं मैसेज नहीं दे सकता हूँ, मैं बोलूँगा तो बोलो कि ऐसे ही करते रहो कि हम लोग और ट्रॉफी लेके आएंगे। आप प्लेयर्स को पहचानते नहीं हो सर, जो प्लेयर दिलों से खेलता है ना वो यही चाहता है कि हमको वो एग्रेशन लाओ, हमारे अंदर वो एग्रेशन लेके आओ कि हम लोग परफॉर्मेंस करने के लिए उत्सुक हो। सर आप जब बात कर रहे हैं मेरे कान में से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और मुझे वो स्पीच याद आ रही है राहुल द्रविड़ जी की। वो बहुत आइकॉनिक स्पीच है उनकी। प्रवीण तांबे से शुरुआत होती है, आपके नाम से शुरुआत करते हैं और आपकी जर्नी बताते हैं। वो आपने वो स्पीच देखी होगी। राहुल द्रविड़ जी के बारे में जानना है मुझे। एज ए ह्यूमन तो हम सब जानते हैं कि सब बात करते हैं उनके बारे में कि वो अच्छे इंसान हैं, अच्छे प्लेयर हैं। मुझे ये जानना है सर, इनसाइडर चीज़ मुझे एडुकेट कीजिए कि जिस तरीके से वो इंसान स्ट्रैटेजी बनाते हैं, राइट, आपको पता है, आपने क्लोजली उनके साथ क्रिकेट में काम किया हुआ है, क्या स्ट्रैटेजी होती है उनकी और कैसे वो इतने ग्रेट हैं? सर उनके बारे में मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो ग्रेट है। मीन्स उनके बारे में क्या बोलूँ मैं, वो कभी आपको एग्रेशन नहीं बताते हैं, इतने काम रहते हैं वो। कभी टेम्पर लूज नहीं करते? कभी नहीं गुस्सा आ रहा है प्लेयर के ऊपर, कभी टेम्पर लूज नहीं करेंगे? मैंने तो नहीं देखा है, जी। मैंने तो कभी उनको टेम्पर लूज करते हुए देखा नहीं, एकदम काम एंड कूल रहते हैं। और उनके बारे में बोलूँ क्या, वो मेरे लिए क्या हर एक बंदे के लिए भगवान है जी। तो जब भी उनका एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी जज करते हैं। वो सिर्फ अपने उनके परफॉर्मेंस पे देखते हैं, उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकाल के लेना चाहिए, उतना काम एंड कंपोज है वो उनके वही करते हैं। वो मैंने कभी देखा नहीं उसको लूज टेम्पर रखते हो। जब भी मेरा सिलेक्शन के बारे में ही मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता नहीं है किसी का भी सिलेक्शन हो सकता था वो एज में, क्योंकि उन्होंने जब भी मुझे जज किया तभी कभी मेरे एज से नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस देखा था। अगर कोई सिलेक्टर रहता था या कोई उनके जगह पे रहता था, वो पहले वो प्लेयर के बारे में पूछते थे ना कि यार ये इसका एज क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करता है। उन्होंने मेरे बारे में कभी पूछा नहीं था, उन्होंने परफॉर्मेंस देख रहे थे। वो जब भी वो ट्रायल्स में थे तो उन्होंने कभी आके मुझे पूछा नहीं तेरा एज क्या है। उन्होंने देखा ये बॉलिंग कर रहा है, ये फील्डिंग कर रहा है, और
उन्होंने जब भी मुझे सिलेक्ट किया था उसके बारे में, उसके बाद मुझे आके उन्होंने बताया प्रवीण यू नो वन थिंग। तो मैंने क्या ब्रेकफास्ट पे कॉफ़ी पे बैठे थे तभी बोला था कि आई वॉज नॉट नोइंग योर एज, आई हैव जस्ट सिलेक्ट यू ऑन बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, मुझे बोला था। तो वो चीज़ बड़ी है ना, क्योंकि अगर प्रवीण तांबे को आप यहाँ बैठे हुए देखते हैं उनकी वजह से ही। अगर उन्होंने मेरा एज पूछा तो शायद वो बोलते थे कि अरे फ्रेंचाइज बोलते थे इतना एज वाले को हमको नहीं चाहिए वो। तो एक ऐसे इंसान है, इतने काम कंपोज है कि अपना काम करने से मतलब लेते रखते हैं वो। और किसी को भी जो टीम के लिए काम कर रहे हो, जिस पे प्लेयर पे काम कर रहे हैं, उनको उस पे चीज़ में दिलचस्पी है, ना कि और किसी चीज़ में। तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, वो स्ट्रेटजीज में ऐसे बनाते हैं कि परफॉर्मेंस निकाल ले प्लेयर से, टीम को कैसे मोटिवेट करें। कैसे मैनेज करते हैं वो? जैसे मानो कि मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ, ठीक है, अब मुझे लेसन्स लेने हैं फ्रॉम राहुल द्रविड़, क्योंकि मैनेजमेंट तो सेम ही है, लोग तो सेम ही है। एक आपने बताया कि मुझे काम रहना है, ठीक है, और क्या करते हैं वो ऐसा लोगों को मैनेज करने के लिए? देखते हैं, अभी मुझे मेरे और से देखेंगे कि प्रवीण को क्या अच्छा लगता है, उससे वो बात करेंगे जी सबका मेंटलिटी मेरे जैसे नहीं रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। बिल्कुल। तो हर अलग अलग वे से अलग बात करते हैं सबसे, और वो सब चीज़ों के साथ में लेके आके एक टीम बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं। ओके। और वो उनमें खासियत है उनकी, सबसे अलग वे से बात करके सबको कैसे एक पेज पे लाना है, वो उनकी खासियत है। जब मैं उनके साथ था, जब हम लोग वो कैप्टन भी थे, मेंटोर भी थे, तो वो चीज़ में उनकी खासियत थी कि हर प्लेयर को कैसे बात करना है, कैसे मोल्ड करना है, और ये सब मोल्डिंग करके ये बंच को एक साथ कैसे लाके उनसे कैसे परफॉर्मेंस निकालना है, उनकी खासियत है। ओके। तो उनमें वो खासियत बहुत अच्छी है। वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर। पहले तो हम मुझे बताइए कि आप खुद स्पिनर, ये मिस्ट्री स्पिनर क्या होता है, और वरुण की खासियत बताइए, क्योंकि उन्होंने जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में सब कहे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑब्वियसली खासियत क्या, उनकी बॉलिंग की खासियत है, हाँ। क्योंकि और एक चीज़ मुझे ऐसे लगता है उनमें है कि वो बैट्समैन को अच्छे रेड करते हैं। अच्छा। वो बहुत अच्छे से रेड करते हैं। अभी सबको पता है वो क्या बॉलिंग डालते हैं, बट वो बॉलिंग कब किस प्लेयर को कैसे डालना है, उसमें वो खासियत है उनमें। और वो वही देखा है मैंने वरुण के साथ काम करते वक्त। जो मैं केकेआर में था, वो बॉलिंग करते वक्त उनका मैं देखता था, वो बॉलिंग में कोई भी बैट्समैन आते थे, जब भी बॉलिंग करते थे वो रीड करते थे, और उनको वो एगरनेस थी कि मेरे को अच्छा करना है। वो बोलते हैं ना, जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ एक्चुअल टू बी ऑनेस्ट उनमें, कि मैंने अभी डेब्यू किया था, मैं जब भी नेट्स में बॉलिंग करता था, मुझे एगरनेस थी, मुझे बॉलिंग करना था, घंटों बॉलिंग करना था। वैसे वरुण को देख रहा था मैं, और वही देख रहा हूँ मैं, वो जो जिगर थी उनकी, जो अच्छा करने की चाहत है, वो उनमें देख रहा हूँ मैं वरुण में। और देखा आपने सबने, उन्होंने जो बॉलिंग की, मुझे मैसेज करते थे, और वो एक उनमें खासियत है, वो डीवाई पाटिल के लिए उन्हें गेस्ट प्लेयर खेला था उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी में थे वो, अभी खेल रहे थे इंडिया के लिए। वो मुझे डीवाई के बारे में, अरे मुझे खेलने को मिलेगा क्या? मैंने वरुण आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हो उधर, आपकी क्लैश हो रही है डीवाई पाटिल। हाँ क्या? नहीं मैं तो भी मैं चेयर करूंगा डीवाई। मिस देखो कितना डाउन टू अर्थ इंसान भी है वो। मिस मुझे लगता है ऐसे इंसान की माइंडसेट होगी जो डाउन टू अर्थ है, और उसे मुझे लगता नहीं कोई भी परफॉर्मेंस करने से रोकेगा। वो बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे लगता है, जो आप बोलते हैं ना राहुल द्रविड़ के बारे में बोलते हैं, मैं एक देखता है वो एक, मुझे लगता है कि आप अच्छे ह्यूमन बीइंग होगे तो आपसे वो परफॉर्मेंस भी निकल आती है, कि हाँ ना कहीं कहीं तो किसी का जो आशीर्वाद है वो आपके पीछे रहता है। वरुण चक्रवर्ती एक मेरे को लगता है कि गॉड गिफ्टेड बोलता है ना एक इंसान है, उनको सबकी दुआएं लगी है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि उनकी भी क्रिकेट की जर्नी बहुत ही स्ट्रेंज रही है। वो एक्टिंग में भी जा चुके, उसका अलग अलग फील्ड में गया, उसके बाद वो क्रिकेट उन्होंने चूज़ किया, और अब वो मिस्ट्री स्पिनर बनकर आए। मिस्ट्री स्पिनर वाला जो टर्म्स भी आप बताएं कि क्या होता है, कैसे, मतलब क्या बॉलिंग में क्या क्या आप टर्म्स यूज़ करते हैं, क्या सिर्फ ब्रेन रीड करना ही बैट्समैन का बड़ी बात होती है? देखो मिस्ट्री स्पिनर के बारे में बोलूँगा तो वो ज़्यादा करके फिंगर स्पिनर्स रहते हैं। ओके। अभी लेग स्पिनर है तो उनको पता है सबको कि ये लेग स्पिन डालता है, रिस्ट स्पिन है तो लेग स्पिन डालता है, फिर गुगली डालता है, फ्लिपर डाल सकता है। मिस्ट्री स्पिनर के बारे में वो जो कटर डालता है, लेग कटर डालता है, ऑफ कटर डालता है, फिर फ्लिपर जैसे बॉल डालता है, वो जज नहीं करने आता है बैट्समैन को जल्दी से। सेम एक्शन के साथ फिंगर्स यूज करते हैं वो, ओके। तो वो इतना जल्दी जज नहीं कर सकते बैट्समैन।
और उसमें वो बहुत खासियत है उनमें, वरुण में, क्योंकि वही एक्शन में वो ऑफ कटर फेंकते हैं। अभी उन्होंने फिलहाल ही अच्छा लेग कटर भी फेंकने चालू किया है, फ्लिपर फेंकना चालू किया है, और वो खासियत है उनमें। और मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा खासियत कैसे है, वो कभी डालना है, कौन बैट्समैन को, किसी बैट्समैन को कब डालना है, वो उनमें ज़्यादा खासियत है। तो ये मिस्ट्री स्पिनर के बारे में है कि वो फिंगर स्पिनर्स होते हैं और वो अच्छी तरह से डालते हैं, फिंगर से लेग कटर, ऑफ कटर और फ्लिपर डालते हैं, वो खासियत होती है मिस्ट्री स्पिनर की। ओके सर आपके हाथ शेक करते हैं? नहीं, मैं अभी जब भी नहीं, शेक नहीं होता है। मैं जब भी बात करता हूँ ना तो मैं दिल से बात जी बिल्कुल, वो दिख मैं रहा है कभी स्क्रिप्टेड बात नहीं करता हूँ या ऐसे कुछ नहीं। तो मैं जो भी बात किसी के इंसान के बारे में बात करता हूँ तो मैं वो दिल से बोलना चाहता हूँ। क्या बात है। तो तभी मेरे हाथ ज़्यादा शेक होते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए कि वो इंसान के बारे में सबको पता चले वो इंसान क्या है। राइट। क्योंकि बहुत इंसान उसकी स्टोरी सुनते हैं। मैं जब अपने वरुण के बारे में बोला तो मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, क्योंकि मेरी भी स्टोरी वैसी ही है उनके जैसे। जी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, वरुण ने भी बहुत स्ट्रगल किया। जैसे उन्होंने बोला, इन्होंने 100 ट्रायल्स दिए, कभी सिलेक्ट नहीं हुए थे, फास्ट बॉलर थे वो। ये सब जब भी वरुण के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं अपने आप को देखने लगा, जी और मैं उनको वैसे पिच करने को देख रहा हूँ कि देखो ये इंसान को, ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, अब इनको भी फॉलो करो, इसका स्ट्रगल देखो। बिल्कुल। और जो भी अगर क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो ऐसे सोचो। बिल्कुल सर। सर मैंने आपसे सवाल इसलिए किया, आपके हाथ शेक हो रहे हैं, जैसे आप माइंड रीडिंग करते हैं बैट्समैन का। मेरी फील्ड में मैं सेल्स में काम करता था, तो सेल्स में हमको इंसान को पढ़ना होता था कि वो क्या चाहता है। तो हमको एक चीज़ सिखाई गई है कि जो भी इंसान बात करते करते एक्सप्रेस कर रहा है या उसके हाथ कांप रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान प्योरली आपसे बात कर रहा है। एंड हेंस प्रूफ जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं पैशनेटली, इट फील सो ग्रेट सर। अब सर बात करते हैं, आपने 3 फ्रेंचाइजी खेली हैं, राजस्थान रॉयल, KKR, लखनऊ और एसआरएच में था मैं, पर मुझे अनफॉर्चुनेटली उधर मैच मिली नहीं, मैच में ओके बट पूरा सीजन उनके साथ था, ट्रेनिंग पूरा स्क्वाड में था। ओके सर, मुझे जानना है कि ये डिफरेंट फ्रेंचाइजीज जो हैं, तीनों की स्ट्रैटेजीज, मैनेजमेंट सब अलग है, जिस तरीके से वो प्लान करते हैं गेम सब अलग है। क्या डिफरेंस है, अगर आप बता सके सिर्फ 1 लाइन में, तीनों का डिफरेंस क्या है, या चारों फ्रेंचाइजीज? देखो, गोल एक रहता है, मैच जीतना है, फाइनल जीतना है। बिल्कुल। ऑब्वियसली कोई फ्रेंचाइजी का अलग वे रहता है टीम को लेके जाने का, कोई फ्रेंचाइजी का प्रोफेशनल वे रहता है। तो मुझे लगता है आरआर वो फैमिली जैसे था। अच्छा। वो एकदम प्रोफेशनल भी थे, नो डाउट अबाउट इट, बट वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे वाज अ फैमिली एनवायरनमेंट। सेम थिंग विद KKR के प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि जब भी मैं था वो उधर, तभी अभिषेक नायर थे कि वो देखते थे कि मोल्डिंग प्लेयर्स का अच्छा रहे, बॉन्डिंग अच्छा रहे। तो उधर प्रोफेशनल ज़्यादा था, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अच्छे स्पेस में थे सब लोग जी। एसआरएच के बारे में बोलूँगा तो प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा था, ओके। एनवायरनमेंट थोड़ा कम था, फैमिली एनवायरनमेंट जैसा। ऑब्वियसली सब में जैसे बोला कि एक गोल रहता है जी। तो ये जो आपने बोला कि डिफेंड करो 3 को, तो ये था। और अभी दूसरे आप बोले 3 फ्रेंचाइजी के था, तो तीनों के बारे में आपको बोला मैं जी। आरआर वाज लाइक मोर ऑफ अ फैमिली एनवायरनमेंट ओके। एज प्रोफेशनल। ओके, KKR वाज प्रोफेशनल एंड फैमिली, राइट। एंड एसआरएच वाज मोर ऑफ अ प्रोफेशनल। Yeah. ठीक है, आपने विराट कोहली जी का विकेट लिया, यस। ठीक है। अब मुझे इस पे बताइए, जब वो विकेट लिया आपने, क्या जज किया उनकी बॉडी लैंग्वेज में, क्या था? मुझे वो प्रोसेस ब्रेक डाउन करो, क्या दिमाग में था, कैसे विकेट लिया? और वो क्या सिचुएशन के हिसाब से उनका नेचर चेंज होता है, या टूवर्ड्स वो एक जोन में रहते हैं, अगर आप बता पाए तो। वो ग्रेट प्लेयर है, हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली वो बहुत बड़े प्लेयर है। हाँ कोई भी बॉलर का उनका अगर विकेट लिया तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा उनका विकेट लिया तभी, क्योंकि मैं तभी 4 विकेट लेके हम लोग मैच जीते थे। मैं हमेशा मैच खेला हूँ, टीम के लिए खेला हूँ। ऑब्वियसली हर विकेट जो मुझे मैच जिता के दिया वो मेरे लिए बड़ा था। ऑब्वियसली वो सिचुएशन में मुझे पता था उनका अगर विकेट लेते हैं हम लोग तो ये मैच जीत सकते थे जी। तो मैं वही माइंडसेट था कि मुझे ये अटैकिंग करेंगे, क्योंकि वो हमेशा डोमिनेट करने देखते हैं बॉलर को। अच्छा। ओके। और वो बॉल मुझे अभी भी पता है मुझे कि मैं तभी माइंड रीड किया था। ऑब्वियसली क्या रीड किया था? सॉरी, क्योंकि वो बहुत बड़े बैट्समैन है। जी जी।
बट तभी मैंने क्या किया था, वो बॉल अगर आप देखोगे तो मैं वो बॉल पीछे से फेंकी थी, अच्छा लॉन्ग बॉल फेंकी थी मैंने, एकदम पॉपिंग क्रीज के पीछे से फेंकी थी, और उन्होंने स्टेप आउट होकर मुझे मिड विकेट के ऊपर से मारने गए थे, बट वो बॉल उनकी तरफ आ गई नहीं थी और मिड विकेट पे वो आउट हुए थे। ओके तो मैं तभी माई रीड करने को मैंने किया था उनका। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ग्रेट हूँ ऐसे, गेम है वो ऑब्वियसली हर गेम के थ्रू जाता हूँ, और मुझे उनकी विकेट मिली थी, ओके जी जी और हम लोग वो मैच जीते थे, मैंने 4 विकेट मिले थे, मुझे पता है ये अबू धाबी में मैच थी, जी और तभी मैंने उनकी विकेट ली थी। बट ये फीलिंग थी जब आपने विकेट ली उनकी, ये फीलिंग थी कि यस, ये डर था अरे शिट विराट भाई का विकेट ले लिया? नहीं ऑब्वियसली कभी ऐसे नहीं लगा था, डर नहीं था, क्योंकि मैंने क्रिकेट कभी ऐसे नहीं खेले कि किसी डर के इसके जी। खेले थी। मुझे वो विकेट मिली तो ऑब्वियसली खुशी हुई थी, विराट कोहली का विकेट मिला, हाँ उससे के लिए नहीं, टीम के लिए वो विकेट मिली थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो विकेट जब भी हमको मिला तो हम लोग मैच जीते थे, जी बिल्कुल तो वो खुशी ज़्यादा थी। ऑब्वियसली बाद में ऑब्वियसली विराट कोहली का विकेट मिला तो खुशी सबको होती है, मुझे भी हुई थी, जी पर वो मैच जीते थे हम लोग, तो इसलिए मुझे बहुत क्या? ज़्यादा खुशी हुई। जब जब विराट सर आउट हुए हैं, इज अ ग्रेट प्लेयर, उनकी भी एक वो एक बहुत प्लेयर को मानते हैं, बेन स्ट्रोक को, तो जब जब आउट होते हैं वो बेन स्ट्रोक का नाम लेते हैं, देखा है आपने? वो आवाज़ नहीं आ रही पर वो बोलते हैं बेन स्ट्रोक, बेन स्ट्रोक। देखो कुछ और बोलते हैं क्या? मैं आपको बोला, मैं जब भी विकेट लेता हूँ तो मैं अपने आप से बात करता हूँ, अगर एक गाली भी दूंगा तो मैं मेरे लिए दूंगा, जी कम ऑन, ये उनकी एक खासियत है, हर प्लेयर की होती है खासियत बिल्कुल, अलग अलग, उनकी भी वो खासियत रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल है। जो अपने आप क्या करते हैं, वो एग्रेशन वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, वो हर एक प्लेयर, मुझे ऐसे नहीं लगता है किसी को दिखाने के लिए करता है, हर एक की वो खासियत रहती है, वो अपने आप के लिए वो एग्रेशन निकालने के लिए रहती है, बिल्कुल मेरी भी रहती है। देखो आप जब भी मतलब कम ऑन बोलता हूँ मैं, हाँ हाँ बट वो टीवी पे कुछ अलग दिखता है Right. कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, बट वो मेरी करती है कम ऑन, मैं ये बोलता कम ऑन, ये रहती है मेरी, ये है किसी प्लेयर की अलग रहती है, वो जैसे लेते हैं वो वैसे लेते हैं, जो जो सोचने वाले हैं वो। सर एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आपने केकेआर का हमने काफ़ी लंबा जिक्र किया, शाहरुख खान सर ओनर हैं, टीम में कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है, किस अगर वो आते हैं तो किस तरह से माहौल होता है, किस तरह से प्लेयर्स को लाइट करते हैं, या किस तरह की टॉक्स होती है, क्योंकि आपने टीम के साथ वक्त बिताया है, तो किस तरह से अगर उनके बारे में बता पाएँ तो? वो जब भी मैंने उनसे बात की है, मैं तभी कभी ऐसे लगा नहीं वो क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते, एज अपने बारे में पूछते हैं, वो हमेशा प्लेयर के बारे में, कैसे है, अच्छा एवरीथिंग इज गुड, कभी नहीं बोलता अरे तू अच्छा करता, जो भी अच्छा किया तो उसको प्रेस करते हैं, बट दूसरी चीज़ कभी नहीं बोलते, वो देखते हैं कि कितने मीन्स वो प्लेयर कंफर्टेबल है ना टीम में, एवरीथिंग इज ओके, अगर कुछ नहीं है तो मुझे बताओ, उनको उसके अलावा मैंने कभी देखा नहीं है। देखो फिलहाल मैं LSD के लिए काम किया था 2 साल, हाँ तो जब भी हम लोग ईडन गार्डन पे मैच खेले थे लास्ट ईयर, वो मुझे मिले थे ग्राउंड पे, एक्चुअली मैंने वो वीडियो भी डाला था, जी आके मिले मुझे, हाथ मेरा हालचाल पूछा कैसे है, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी, जब भी मुझे खेलने नहीं मिला था IPL में, तो उन्होंने मुझे उनके जो CPL में खिलाया था उन्होंने, एट द एज ऑफ 49 हम लोग ने फाइनल मारी थी, जी तो वो एक इंसान है जो कभी आपके बारे में पूछते हो, मीन्स आप कैसे हो, आप ठीक हो, आपको कुछ दिक्कतें नहीं है, वो एक इंसान है। वो इंडिविजुअल सबके सारे प्लेयर्स के? सारे प्लेयर से इंडिविजुअल अच्छा नाम से बुलाते हैं, वो खासियत है उनको। देखो अभी इससे पता चलता है, मैं जैसे आपको बोला प्रोफेशनल और फैमिली, जब भी मैं बोलता हूँ तो कुछ तो चीज़ होते हैं, तो वो वेंकी सर है उनके CEO भी, वो भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं सबके, हर एक प्लेयर के बारे में पूछना है कैसे प्लेयर, वो एक उनकी खासियत है। तो ऑब्वियसली उनके अगर वो ओनर्स ऐसे हो, जैसे आपने शाहरुख खान जी का नाम लिया, जी हर एक प्लेयर के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, फैमिली कैसे है, ऑब्वियसली वो फ्रेंचाइज में काम करना आपको बहुत अच्छा लगेगा कभी। डेफिनेटली सर, फ्रेंचाइजी की बात हमने की, ओनर्स की बात की, तो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ था लास्ट सीज़न में, हमने देखा था LSG के साथ जब ओनर्स ने आए थे, और एक मूवमेंट था KL राहुल के साथ, लोगों ने उसको काफ़ी नेगेटिव लिया था, तो क्या ऐसे मूवमेंट्स हो जाते हैं ओनर्स के साथ, और क्या इसमें कुछ लिमिट होनी चाहिए कि ग्राउंड पर ये सारी चीज़ें ना दिखें? देखो सर, अभी वो चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, मैंने भी जैसे ऑडियंस ने देखा हुआ है, ऑडियंस की बात है, मीडिया की बात है, जो सोचते हैं वैसे उधर दिखाते हैं, मे बी वो टॉक शायद अलग होगी, राइट वो हमें पता नहीं है ना, मे बी शो होगा क्या, अरे या हम जीतना चाहिए, वो तो वो हम लोग जैसे
वो दिखाते हैं, वैसे सोचते हैं, वैसे वो हम लोग कर सकते हैं। तो आई डोंट नो कि वो क्या बात हो गई थी। मुझे नहीं लगता है कि कोई फ्रेंचाइजी कोई बड़े प्लेयर के बारे में ऐसे बोल सकता है। सर मुझे ऐसे लगता है कि तभी वो गोयनका सर ने भी ऐसी बातें नहीं, वो अभी बता रहे हैं मीडिया में, फुटेज दिख रहा है, वो बात कर रहे हैं, मे भी कुछ अलग बात पे डिस्कशन होती रहेगी। मुझे नहीं लगता है, मैंने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है, कोई भी फ्रेंचाइज इतना इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। मुझे लगता है क्रिकेटिंग की बातें वो क्रिकेट की तरफ ही रखते हो, जो मैनेजमेंट उन्होंने रखा है। ऑब्वियसली वो जब भी स्पेंड करते हैं अच्छे कोचेस पे, फॉरेन कोचेस पे, बड़े कोचेस पे, तो उनके हाथ में देते हैं। जो भी वो बोलता ना, जो हम लोग बता रहे हैं एज अ ऑडियंस, हम लोग दिखा रहे हैं, वो हम लोग जैसे जज करें वैसे जज करते हैं। बट ऐसे नहीं लगता कि इतना इन्वॉल्व होते हैं कोई फ्रेंचाइज, क्योंकि उन्होंने जो टीम रखी है, कोचेस है, वो उनसे वो बात करेंगे उस बारे में, ना कि कोई फ्रेंचाइज इन्वॉल्व होता है सर। राइट सर। और मैं ये समझना चाहता हूँ सर कि बीसीसीआई जो है ऐसा क्या सही कर रही है कि आज हम नंबर 1 बोर्ड हैं, जबकि दूसरे देशों के बोर्ड्स को देखें तो उन्हें बीसीसीआई से क्या सबक लेना चाहिए, या क्या लेसन्स आप बोल सकते हैं कि क्या लेसन्स लेने चाहिए जो टुवर्ड्स उनके बोर्ड को बेहतर कर सके और सारी चीज़ें हैं? देखो, बीसीसीआई ने जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया है आईपीएल द्वारा, मुझे लगता है उधर सब प्लेयर्स की लाइफ चेंज कर दी उन्होंने। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने लगी है प्लेयर्स को। ऑब्वियसली वो लोग किसी दूसरे स्टेट में खेलने नहीं दे रहे, बट उन्होंने जो डोमेस्टिक में प्लेयर्स लोग के लिए जो क्रिएट किया है एटमॉस्फेयर, पैसे क्रिएट किए, जो डोमेस्टिक प्लेयर के लिए भी रणजी ट्रॉफी के लिए, और जो भी टूर्नामेंट्स होती है लोकल लेवल में, एसोसिएशन के लिए पैसे दिए। मुझे लगता है हर जो बोल रहे हैं ना आईसीसी या जो भी बाहर के कंट्रीज है, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म अपने डोमेस्टिक प्लेयर के लिए क्रिएट करना चाहिए जो बीसीसीआई ने क्रिएट किया है। मुझे लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म अगर सब लोग क्रिएट करेंगे तो यू नेवर नो कि बीसीसीआई जैसा बोर्ड उनका भी हो जाए, हर स्टेट कंट्री का हो जाए। जो बीसीसीआई ने किया है, मुझे लगता है वो हार्डली कोई कंट्री कर रही है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट करके दिए उन्होंने, बहुत क्रिएट करके दिए। जो बोलते थे पहले कि पैसा नहीं है डोमेस्टिक में, उन्होंने वो लेके आए हैं। अच्छा, मैचेस लेके आए डोमेस्टिक में, बहुत पैसा। आप देखो, बहुत एसोसिएशन के पास पैसे आने लगे बिकॉज ऑफ बीसीसीआई। इसलिए तो उन्होंने देते हैं ना प्लेयर्स को, नहीं जाओ के बाहर खेलो, आपके कंट्री में पैसा है तो उधर जाके क्या खेलने की जरूरत है। तो वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है बीसीसीआई ने। तो आई थिंक थैंकफुल, क्योंकि मैं भी जो प्लेयर हूँ कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ आईपीएल, वॉट एवर पीपल हैव सीन, तो उसके बीसीसीआई की वजह से है ना, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दी है। तो वो एक बड़ा काम किया बीसीसीआई ने। मुझे लगता है हर एक कंट्री अगर वो माइंडसेट से जाए, लोकल प्लेयर के लिए एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, तो लगता है क्रिकेट अच्छा ही लेवल पे जाएगा ऊपर। जी सर, गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स कितना इन्फ्लुएंस करता है क्रिकेट को? करता है बिल्कुल भी? कभी नहीं करता? सो मुझे उस पर टिप्पणी करनी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी एक्सपीरियंस किया नहीं है मैंने चीज़ में। बट अगर इंडिया नंबर 1 है अभी, तो आपको लगता है क्या वो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो बट मुझे ये जानना है कि जय शाह ऐसा क्या सही कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मैं अभी रिसेंटली पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने इंडिया छोड़ा इसलिए, नॉट बिकॉज ही वॉज डिफॉल्टर। उन्होंने इंडिया छोड़ा क्योंकि उनके ऊपर एक अनसेट प्रेशर था फ्रॉम डी कंपनी एंड अदर पॉलिटिशियंस टू इन्वॉल्व बेटिंग इन आईपीएल, इसलिए वो इंडिया से भाग गए। राइट, उसके बाद जय शाह जी आए और उन्होंने बोर्ड को इतना इम्प्रूव कर दिया है कि हम सब तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्या उन्होंने ठीक किया है कि जितनी भी ये पॉलिटिक्स थी, डर्ट थी, उसको साफ कर दिया? अगर आपको कुछ पता हो उसमें, कभी आपका इंटरेक्शन हुआ उनसे? देखो, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको दिख रहा है इंडिया का क्रिकेट कहाँ जा रहा है। तो ऑब्वियसली जिसका माइंडसेट अच्छा है, फ्रेश हो, आइडियाज़ नए हैं, जिसके क्रिकेट इम्प्रूव होगा, तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी होगी। जब से वो आए हैं हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं। बिल्कुल, डोमेस्टिक में भी अच्छा क्रिकेट हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग अच्छा किया है। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, T20 वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप में भी फाइनल में थे। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली कुछ तो अच्छी सोच है, उसके पीछे ब्रेन अच्छा है, जो क्रिकेट के लिए अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए तो अच्छी चीज़ हो रही है। बाकी चीज़ के हमको मुझे पता नहीं है, क्योंकि एज ए क्रिकेटर मैं वही चीज़ सोचूंगा कि अच्छा क्या हो रहा है, क्रिकेट अच्छा हो रहा है, बिल्कुल, अच्छे हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। बिल्कुल। सर, मुझे एक और चीज़ जाननी है इस पे। आपने आईपीएल में फ्रेंचाइजीज के साथ खेला है। अब क्रिकेट और ग्लैमर इंडस्ट्री दो अलग चीज़ें थी, बट आईपीएल के थ्रू वो दोनों साथ आ गई हैं।
कि मुझे वो याद है फर्स्ट आईपीएल का जब वो हुआ था, पीटी जिंटा, नेस वाडिया, शाहरुख खान, विजय माल्या, मुझे वो बिडिंग याद है पूरी कैसे हुई थी और बहुत फैसिनेट था मैं उस चीज़ से। अब ये कहा जाता है कि प्लेयर्स को जितनी एक बिडिंग में कॉस्ट या पैसा मिलता है, उसके अलावा मेजर रेवेन्यू चंक आता है थ्रू ब्रांड इंटीग्रेशन, की बीच में आपको ब्रांड्स मिलते हैं, राइट, एड्स मिलती हैं। और मुझे कुछ उसमें खराबी लगती नहीं है क्योंकि वो मेहनत है, आप लोगों ने मेहनत की, वो डिजर्व करते हो। पर बहुत लोग ये कहते हैं कि क्रिकेटर्स पूरा ध्यान उसमें है तो यहाँ ध्यान लगा, क्योंकि गलत, बहुत ही वाहियात सी बात है। आपके हिसाब से आईपीएल जब आप खेलते हो, कितने ब्रांड्स अप्रोच करते हैं आपको कि यार ये ऐड कर दो, ये टीवीसी कर दो, ऐसा होता है बहुत? देखो आईपीएल में तो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर रहते हैं, अच्छा। जो भी फ्रेंचाइजी चाहती है, उनका जो ब्रांडेड है, हाँ। वो जिनको जो प्रमोट करना चाहते हैं उनके ही कर सकते हैं वो, अपार्ट फ्रॉम वो दूसरा नहीं कर सकते हैं, ओके। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका कि जो भी है आपको ब्रांड, उसके ब्रांड के बारे में ही आपको बोलना है, या बीसीसीआई का जो रहता है उनके बारे में बोलना है। और देखो मैंने जैसे आपको बोला, जो प्लेयर ऐसे ही बड़े नहीं होता है ना, बिल्कुल। मेहनत करके ही बड़े होते हैं। तो देखो अगर ये ग्लैमर आ गया, उनका पैसा इन्वॉल्व होगा, उनका पैसा आएगा तो ही पब्लिक पे जाएंगे ना कि क्रिकेटर कौन है, और वो तो करना ही पड़ता है उनको, क्योंकि उनका उससे एंडोर्स होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि इसको आपको एक प्रमोट करना है ये चीज़ के लिए, वही करते हैं प्लेयर्स, उसके अलावा दूसरा कुछ करने नहीं जाते हैं जी। तो ऑब्वियसली जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता है उनको करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि वो ग्लैमर है तो ग्लैमर के पीछे भागते हैं, वैसे नहीं रहता है। वो मेहनत की है, उधर वो लेवल पे गए हैं, इसलिए वो उधर जाते हैं, जो भी एंडोर्स करते हैं वही होता है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है दूसरा कुछ होता होगा। ओके। तो जो बेसिक फीस होती है उसके अलावा ब्रांड से भी जो भी आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जैसे आप केकेआर में खेल रहे हैं तो केकेआर को किसी ब्रांड प्रमोशन करना है तो वहां से भी चंक आता है प्लेयर्स को रेवेन्यू का? वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहता है ना उनको कि उनको ये करना पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने तो जो ये फीस फ्रेंच- मिली है उसी में वो सब करना है, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा उसका नहीं यस मिलता? यस नहीं, ओह, उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो। ओके। तो लोगों को ये मिथ है कि जो एक्स्ट्रा जर्सीज पे जो ब्रांड्स, जितने ब्रांड्स आते हैं उतना प्लेयर्स को पैसा मिलता है। नहीं वो फ्रेंचाइजीज को पैसा वो मिलता फ्रेंचाइज है, वो फ्रेंचाइज इसलिए तो बोलते हैं ना, जो ऐड होता है वो फ्रेंचाइज लेके आते हैं उनको, है। राइट। क्योंकि हमारे टीम में ये खेल रहा है, वो खेल रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बॉन्डिंग हो जाती है उनकी, तो उनको करना पड़ता है, वो खुद पर प्लेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि उनको जो लेके आते हैं फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर्स, वो स्पॉन्सर्स के ऐड उनको करना पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, ओके ओके। पर्सनल नहीं रहता है वो। सर इस बार क्या आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है, क्या लग रहा है सबसे बैलेंस टीम आप बता पाए, आपको जो आपने अगर देखा हो कुछ बता पाए तो क्या लग रहा है, कौन सी, अगर 2 नाम अगर कोई टीम बताएं जो आपको लग रहा है इस सीजन के लिए प्रॉमिसिंग साबित हो सकती है? सर टू बी ऑनेस्ट ये साल प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेगा ऑक्शन के बाद हर फ्रेंचाइजी ने अपना टीम बहुत अच्छी तरह से बनाया है, बहुत अच्छी तरह से, तो बहुत कम ऐसे लगता है कि जज करना, नहीं तो पहले कैसे हम लोग जज कर सकते थे, जी। प्रिडिक्ट कर सकते थे। हाँ। अभी मुझे लगता नहीं है कि 4-5 मैच तक हम लोग बोल सकते हैं। जो मुझे लगता है जो ये आईपीएल में जितने जल्दी जेल हो जाएगी एज ए टीम, वो अच्छा काम करेगी। तो यही देखना है कि ये 3-4 मैच में कौन सी टीम का बॉन्डिंग अच्छा है, कौन का स्ट्रेटेजी में कोई खरी उतरी है, ये 2-3 मैच के बाद ही बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर देखा जाए तो सब टीम बैलेंस लग रही है। जी। सर आप कोच हैं, आप टीम को लीडरशिप की तरफ आगे लेके जाते हैं। मुझे एज अ कोच पर्सपेक्टिव जानना है आपसे कि अगर आपको एक टीम को कोच करना है, एक तो होता है कि आप उनको ट्रेन करा रहे हैं, आपने एक पूरा प्लान बनाया कि इस तरीके से ट्रेन करना है, और किस तरीके से आप ट्रेन करते हैं? मेंटल ट्रेनिंग किस तरीके से होती है कोच में? देखो जब भी आप आईपीएल में कोचिंग करते हो तो जो भी प्लेयर आईपीएल खेल रहा है तो ऑलरेडी वो स्किलफुल रहता है, राइट। बस स्ट्रेटेजीज रहती है कोचेस की कैसे करना है। हम लोग वो प्लेयर के बारे में, अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं रवि बिश्नोई के साथ काम कर रहा था लास्ट ईयर एलएसजी में, या गौतम के साथ काम कर रहा था, तो उनके पास वो स्किल है जी। ऑलरेडी, स्किल रहती है वो प्लेयर के बारे में। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं एज ए कोच, अरे ये प्लेयर इधर अच्छा खेल रहा है, तो तू एज ए बॉलर क्या करे, मेरे को लगता है ये स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी, ये बॉल करेंगे तो अच्छा, ये स्ट्रेटेजी करनी होती है, क्योंकि वो स्किलफुल रहते हैं। हम लोग उनके सिर्फ माइंड पे काम कर सकते हैं कि हमको तो बता सकते हैं तेरा क्या स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ पे तू इस पे अच्छा कर सकता है। बट रिजिड होते हैं, वो ओपन होते हैं आइडियाज को लेकर? 100% ना, ओपन होते हैं क्योंकि ओपन होते ही है, क्योंकि उनको आइडियाज मिलते हैं, क्योंकि वो स्किलफुल तो है। मैंने जैसे बोला, जी। मैं रवि बिश्नोई को नहीं बोल सकता कि तू ये बॉल कर, उसके पास वो स्किल है, मगर ये बॉल उसको कब करनी है उस पर बातचीत कर सकता हूँ मैं, उसको स्ट्रेटेजी कर सकता हूँ उससे मैं, वो अननोइंगली उसको पता भी नहीं चलता है कि अरे मैं इससे क्या बात कर रहा हूँ, जी। या मैं गौतम के साथ बात कर रहा हूँ उससे। तो
ये बात मैं उनसे कर सकता हूँ, बट उनको पता नहीं होनी चाहिए कि मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ कुछ चीज़ करने के लिए। जी उनसे निकल के लेना आना चाहिए एज ए कोच, ओके एज ए बॉलिंग कोच। आपसे वो बात करके उनको वो कॉन्फिडेंस देना होना चाहिए। तो वही बात करते हैं हम लोग, क्योंकि स्किल तो है मैंने जैसे बोला, बट ये स्किल अगर वो कब यूज़ कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी कब यूज़ कर सकते हैं, पावर प्ले में यूज़ कर सकते हैं, मिडिल ओवर में या डेथ ओवर में जब भी बॉलिंग करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वही बात करते रहते हैं हम लोग जब भी प्रैक्टिस सेशन में हो, जब भी उनसे बॉल कर सकते हो तो अरे तू ये वाइड ऑफ द क्रीज डाल सकता है कि ये बैट्समैन को, जी इसको थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, तो ये स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर सकते हैं। ओके और उनसे बात करके ही उनके माइंड में हम लोग ला सकते हैं कि जब तुम मैच को जाओगे तो इस पे प्रिपेयर रहना चाहिए। सर ऐसा होता है कि आप पर्सनल रेपो बिल्ड करने की ट्राई करते हैं विद प्लेयर, ताकि जैसे आपने कहा राहुल द्रविड़ जी हैं, वो आपके पास आए, वो आपसे पर्सनल बात करेंगे, आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, ताकि वो आपको और बेहतर तरीके से जान जाएं और फिर वो आपके साथ काम कर सकते हैं। तो क्या आप भी करते हो कि अगर मुझे किसी के साथ काम करना है, मुझे किसी को कोच करना है, तो आप पर्सनल इंटरेक्शन भी करते हो अबाउट हिज हर लाइफ? डेफिनेटली, क्योंकि वो बॉन्डिंग होना ज़रूरी है एज ए Right. कोच और प्लेयर का। और बॉन्डिंग नहीं रहेगा तो शायद वो ले नहीं सकते वैसे। ओके तो पहले किसी के पास जाने के पहले वो बॉन्डिंग क्रिएट करनी होता है, वो बॉन्डिंग हो जाती है। क्योंकि जैसे मैं अगर आईपीएल में काम कर रहा हूँ तो 15 दिन पहले वो कैंप रखता है। वो कैंप में उसको वो जो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जो बोलते हैं ना, जो ये प्लेयर के साथ काम कर रहा हूँ, ये कोच के साथ काम कर रहा हूँ, जी तो उसको वो नहीं जताना चाहिए कि अरे ये मुझसे करवा रहा है। ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कभी, अरे ये मुझे हेल्प कर रहा है मेरे परफॉर्मेंस करने में। वो बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एज ए कोच और प्लेयर की। अगर आप वो बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हो, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो ही आप उस पर काम कर सकते हो। ओके तो वो बहुत ज़रूरी है एज ए कोच को वो बॉन्डिंग करने के लिए। तो ऑब्वियसली एज ए कोच आपको वो बॉन्डिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो आप उससे एक अकेले में बात करके हो सकती है, या बोलते हैं ना जो टीम बॉन्डिंग सेशन होती है तभी बात कर सकते हैं। टीम बॉन्डिंग सेशन, हाँ, इसमें क्या होता है? टीम बॉन्डिंग सेशन रहते हैं जब भी बाहर जाते हैं, घूमने जाते, मूवीज जाते हैं, या पूल पे जाते हैं, पूल पे हंसी मजाक होता रहता है, तभी उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए उनमें। तो ये बॉन्डिंग सेशंस होते हैं, हर टीम के साथ होते हैं। ओके तो वो इंडिविजुअली भी होते हैं कभी, या टीम के साथ भी होते हैं। सर मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि गौतम का नाम लिया, गौतम गंभीर सर का, इंडिया के कोच हैं अभी, केकेआर को वो जिता कर आए, फिर इन्होंने यहाँ पे किया एज अ कोचिंग। हम उन्हें जब ग्राउंड पे देखते तो बहुत एग्रेसिव, मतलब वो जीतने के लिए, मतलब उनके जैसा सीरियस नाम के हिसाब से जाते थे वो। तो उनकी कोचिंग स्टाइल में आपने राहुल द्रविड़ के साथ किया काम, उनकी कोचिंग स्टाइल में आफ्टर उनकी लेगेसी को गौतम गंभीर और ऊपर ले जा रहे हैं, दोनों के बताइए, और आप उनसे क्या टिप्स लेते हैं वो बताइए। टू बी ऑनेस्ट, आप बोल रहे हो एग्रेशन तो कभी दिखता नहीं है ऐसे। टू बी ग्राउंड पे जब भी वो बात करते हैं किससे, काम है, अच्छा, एकदम काम है। वो किसी भी प्लेयर से बात करेंगे, किसी भी स्ट्रेटजी करने, एकदम कूल एंड काम है। जब आप बोलते हैं राहुल द्रविड़ सर, उनको कंपेयर करें, तो टू बी ऑनेस्ट वो काम ही है। अच्छा, आपको दिखता है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। गौतम गंभीर सर सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। और वो एग्रेशन आपको दिखता है, वो जीतने का एग्रेशन है और कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप अगर मैं बोलता हूँ ना, जब मीडिया जो देखती है, पब्लिक जो देखती है, वो दिखने में दिखता है। ऑनेस्टली वो वैसे नहीं है, एकदम काम है, एकदम काम है। और वो जब भी आप पूछो हर प्लेयर के बारे में, प्लेयर से जाके पूछो, कूल और काम ही उनसे बात करते हैं। वो एकदम काम रहते हैं और अपना काम से काम मतलब रहते हैं। और एक ही चीज़ उनके दिमाग में हमेशा, जैसे मैंने देखा है उनके साथ, मैं उनके साथ खेला भी हूँ लीजेंड्स लीग में, दिल्ली के लिए खेला था, तभी उनके साथ खेला हूँ। फिर मैं LSD में 2 साल उनके साथ काम किया है। मैंने देखा है उनको, नज़दीक से देखा। क्रिकेट के बारे में ही सोचते हैं, और उनके माइंड में मुझे लगता है 24 आवर्स क्रिकेट के बारे में ही सोचते हैं वो। और वही उनकी खासियत है। एग्रेशन और वो सब दिखने में दिखता है सबको, बट काम है। प्लेयर को भी किसी भी पूछो कि कैसे बात करते हैं, एकदम काम रहते हैं वो। सेम उनके जैसे ही, जो राहुल द्रविड़ सर जैसे काम करते हैं वैसे ही वो काम करते हैं। तो उनकी कुछ जो कोचिंग के स्टाइल जो है काफ़ी सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। शांत रहते हैं, शांत ही बात करते हैं। बैट्समैन के बारे में भी बात करेंगे, अगर बॉलर्स के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में, वो एकदम कूल एंड काम ही बात करते हैं। ओके सर, मुझे ये जानना है, जैसे अभी एक अलग रिलेशन है बोर्ड्स का और प्लेयर्स, जो बोलते हैं कि प्लेयर्स की वाइफ को लेके, कि उन्होंने कहा कि प्लेयर्स की वाइफ जो है वो टूर में साथ में नहीं आएंगी। विराट कोहली जी का हाल ही में बयान आया है कि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जब हम खेल थकने के बाद हमारी फैमिली के पास जाते हैं तो एक इमोशनल सपोर्ट बढ़ता है।
आपको क्या लगता है सर, जो टूर्स होते हैं क्रिकेट के, क्या उस पे पार्टनर्स को ले जाना सही रहता है प्लेयर के लिए, या वो नहीं ले जाना चाहिए? आपका टेक क्या है? देखो एज ए प्लेयर अगर आप मुझे पूछोगे जी। तो ऑब्वियसली, क्योंकि आपके ये टूर जो रहते हैं वो एक एक दो दो महीने के रहते हैं टूर, बिल्कुल। ऑब्वियसली रहते हैं। तो हर एक को अपना माइंड स्पेस चाहिए। तो जब भी क्रिकेट खेलते हो तो वो फुल्ली, मैं देखता ना, ऐसा कोई प्लेयर नहीं रहेगा इंडियन टीम में या कोई भी टीम में कि वो क्रिकेट के अलावा कुछ सोचता है। ठीक बात। और जब भी ग्राउंड पे पैर रखेंगे तो क्रिकेट के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, क्रिकेट के बारे में ही सोचता है। मुझे लगता है कि अगर आप फैमिली आपके साथ रहेगी तो जो माइंड स्पेस रहता है वो उनके बाद थोड़ा, बोलते हैं ना वो स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो थोड़ा स्विच ऑफ रहना ज़रूरी रहता है। बिल्कुल और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खराबी है अपने फैमिली को लेके जाने में, बिल्कुल। कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि वो माइंड स्पेस चला जाता है। तो क्यों बोर्ड बोलता है कि वाइफ को मत लाओ, अपने पार्टनर्स को मत लाओ? से डिपेंड्स, वो डिपेंड्स, हर एक बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि कैसे वे में उनको लेना है। वो अगर उनका सोचना है कि ये पर्टिकुलर टूर के टाइम थोड़ा फोकस ज़्यादा है या कुछ है, उनका एक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो शायद इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। ओके। बट मुझे लगता नहीं कुछ हार्म होता है। देखो ना आप परफॉर्मेंस में, आप देखो इंडियन टीम के परफॉर्मेंस में देखो, आपको कभी डाउनफॉल दिखा क्या? नहीं है, डाउनफॉल नहीं होता है वो चीज़ के लिए, कभी नहीं होता। सो डिपेंड्स, आप डिपेंड्स रहता है, वो बोर्ड के ऊपर रहता है और मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। तो उसके उसमें कुछ गुड थिंग बैड थिंग नहीं रहती है। सर आपने तो एंट्री 41 की एज में की थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से लोग यही कहे कि धोनी कब रिटायरमेंट लेगा, वो ये सीज़न भी खेल रहे हैं। क्या माइंडसेट होता है एक खिलाड़ी, वो जब कहता है कि वो मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, तो वो किस जोन में होता है और वो उसे कब एहसास होता है कि अब मुझे यहाँ से नहीं खेलना है? देखो जब आप धोनी सर की बात कर रहे हैं तो वो खुद ही है, समझ बिल्कुल सकते हैं कि मुझे कब रिटायर होना है। बिल्कुल उसे कौन नहीं बोल सकता कि आपको कभी रिटायर होना है। बिल्कुल। एज ए प्लेयर उनको पता होता है कि मैं खेल सकूंगा कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे पूछेंगे तो वो प्लेयर को ही पता होता है कि मैं कम्पीट करूंगा या नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर धोनी सर को अगर लगता है कि मैं कम्पीट नहीं करूंगा तो वो नहीं खेलेंगे, टू बी ऑनेस्ट। तो हमें जज नहीं करना है उनको कब खेलना है कब नहीं। वो खुद अपने आप को जज करेंगे कि मुझे कब खेलना है। वो नहीं बताएंगे कि अरे अभी आप बोल रहे तो मैं रिटायर होऊंगा, ऐसे नहीं होता। उनको जब भी लगेगा कि मैं क्रिकेट फील्ड पे पैर नहीं रख सकता हूँ तो वो नहीं रखेंगे, टू बी ऑनेस्ट। आपने देखा उनका परफॉर्मेंस, जब भी बैट लेके जाते हैं वो करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि उनको पता है उनका मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो फिजिकली भी स्ट्रांग है। राइट। आपको उनको नहीं कौन बोल सकता है यार कि आप रिटायर हो जाओ, आप नहीं खेल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। वो खुद है, खुद अगर उनको लगा कि मुझे रिटायर होना है तो रिटायर हो जाएंगे। वो टीम पे बर्डन कभी नहीं रखेंगे कि जबरदस्ती खेलेंगे, कभी नहीं करेंगे ऐसे। वेरी ट्रू सर। सर मुझे एक चीज़ जाननी है कि प्रवीण तांबे के लिए सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था? फर्स्ट आईपीएल मैच में जब आपने ग्राउंड के कदम रखा था, या वो आपका हैट्रिक विकेट, अगर आप बता पाए, या ऐसा कोई मोमेंट जो लोग नहीं जानते हैं? टू बी ऑनेस्ट, मुझे जब भी रणजी ट्रॉफी की कैप मिली थी, अच्छा। वो मेरा बहुत इमोशनल मोमेंट था। एक्चुअली मैं रो रहा था ड्रेसिंग रूम में और मेरी फैमिली आई थी, बाहर बैठी थी, उनको पता नहीं था कि मुझे वो मैच खिला रहे करके। तो वसीम जाफर ने जब भी मुझे वो कैप दी ना, तो ड्रेसिंग रूम में बहुत तालियां बजी, मैं बहुत इमोशनल था। और वो तालियां का गूंज मेरे फैमिली ने सुनी थी, जो ड्रेसिंग रूम के बाहर ही बैठी थी, जो वानखड़े पे बाजू में ही था पैविलियन, उधर बैठी थी वो, और उन्होंने क्लैप सुनी थी तो उनको पता चला मेरा डेब्यू हो रहा था। तो टू बी ऑनेस्ट, उसके पहले मैं आईपीएल खेला था, तभी मेरे को इतना इमोशनल नहीं था, क्योंकि मुझे जब रणजी ट्रॉफी की, ऑब्वियसली मैं गिव अप नहीं किया था मेरे होप्स पे। मैं बोलता हूँ ना, जब भी मुंबई में बहुत साल क्रिकेट खेल रहा था मैं, और एक ही था इच्छा कि मुंबई में क्रिकेट खेल रहे तो रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट थी जी। मेरे लिए। इम्पोर्टेंट रणजी ट्रॉफी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं पैशनेट था वो चीज़ के लिए। बट एट द एज ऑफ 41 आईपीएल खेलने के बाद मुझे जो रणजी ट्रॉफी की कैप मिली थी, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल थी सर, टू बी ऑनेस्ट। मैं बयान नहीं कर सकता मेरी खुशी। वो जब कैप डाली मैंने सर में, तो वो लायन रहता है, उसके ऊपर जो क्राउन रहता है जी। उसको चूमने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली थी ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ थी, टू बी ऑनेस्ट। वो मेरा बहुत इमोशनल मोमेंट था। सर
हमने बहुत सारी बात की, मुझे थोड़ी सी और आपसे बात करनी है। आपने जिक्र किया आपके स्ट्रगल का, एक एक आपने एक जर्नी देखी है। अब इस जर्नी में बहुत सारे पात्र हैं, जैसे आपने एक जिक्र किया डिविलियर्स जी का, कि उनको आप पता है कि 1% लोगों में वो आते हैं। और कौन से ऐसे टफेस्ट बैट्समैन आपको लगते हैं कि यार ये बैट्समैन तो मुझसे यार बड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है उसको डिकोड करने में? हैवी डिविलियर्स ही इज द ओनली वन। इज द ओनली वन। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत जन ने बैटिंग करते हो सिक्सेस बिक्सेस मारे हैं, बट वो मेरे स्ट्रेंथ पे मारे थे, Right. क्योंकि मुझे पता था ये मारने वाला है, मेरा वहाँ पे एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हो रहेगा, बट मुझे पता था ये जाने वाला है। और बट एबी डिविलियर्स अलग ही बैट्समैन लगे मुझे, टू बी ऑनेस्ट, अलग ही लगे बैट्समैन, क्योंकि उनकी माइंड रीड ही नहीं कर सक रहा था। जी। मुझे जब भी लगा कि ये कवर ड्राइव खेल रहा है, मैं तो ये बॉल डालना नहीं चाहिए कवर ड्राइव के लिए, बट वो दूसरे शॉट खेल रहे थे। मीन्स ऐसे मीन्स माइंड रीड करना बहुत डिफिकल्ट गया था उनको। वही एक प्लेयर मैं बोल सकता हूँ ऐसे क्रिकेट के डिफिकल्ट गया था मुझे बॉलिंग करने के लिए। इनके अलावा आपको ऐसा कुछ एज ऑफ नाउ कुछ टफ नहीं लगा कि जिसको आप माइंड रीड नहीं कर पाए? वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपने बताया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पे एडुकेट कीजिए, जैसे आप कोच आपने किया मेंस टीम को भी और आपने वुमेन्स टीम को भी कोच किया, राइट? अब क्या है कि औरतों से डील करने का तरीका और होता है, मर्दों से डील करने का तरीका और होता है, दो अलग अप्रोचेस होती हैं, राइट? मुझे इस पे एडुकेट कीजिए कि कैसे डिफरेंसेस क्या हैं, और कैसे वुमेन्स टीम को आप कोच करते हो तो क्या एक अलग अप्रोच होती है? देखो, कोचिंग का अप्रोच अलग नहीं होता है। अप्रोच तो वही रहता है कि बेटर बनाना है वो प्लेयर को, सिर्फ बात करने का। क्योंकि हम लोग जब भी मैच में करते हैं तो हमें डर नहीं रहता है कि हम लोग कुछ भी मिस बात करते ना रहे, चल इधर आ, वो मिस थोड़ी भी चीज़ है उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखो वो बहुत इमोशंस बहुत रहते हैं मैंस और वुमेन्स में, जी। तो वो इमोशंस को आपको मेंटेन रखना पड़ता है कि हम लोग जब भी बात करते हैं, जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, उसमें थोड़ा अलग वे से जाना चाहते हैं कि समझाना का तरीका अलग होता है। जी। वो दो चीज़ सिर्फ हम लोग ने सीखी है मैंस और वुमेन्स में। वो चीज़ें को थोड़ा पोलाइटली वे में लेके जा सकते हैं, हमको उनको वर्क करने का हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे सकते वो चीज़ पे। ओके। उनको थोड़ा नॉर्मल इस वे से सिखा सकते हैं। और मैंने देखा कुछ अलग नहीं है, वर्क एथिक दोनों का सेम है, दोनों प्लेयर्स लोग का सेम है, वुमेन्स क्रिकेटर का भी और मेंस क्रिकेटर का भी वर्क एथिक तो सेम है। जस्ट जब भी हम लोग बात करते हैं तो उधर थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमें बात करने में, और कुछ नहीं। क्योंकि सेम एंथ्यू जैसे मेंस में भी है वुमेन्स में भी है, सब सेम है। सिर्फ जस्ट बोलता है ना, जस्ट बात करते वक्त थोड़ा पोलाइटनेस होना चाहिए, बात करते वक्त थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा धीरे से देना, या उनको अलग से समझाना है थोड़ा। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है कुछ डिफरेंट है। सर, राजस्थान में आप जयपुर काफ़ी टाइम रहे हैं, जब आप काम कर रहे थे विथ राजस्थान रॉयल, शेन वॉर्न जी से मुलाकात? अनफॉर्चुनेटली देखो यही क्वेश्चन है, जब ये मैंने ज्वाइन की आरआर की टीम तभी शेन वॉर्न नहीं थे वो टीम में जी। तो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ मुझे खेलने भी नहीं मिला और कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। वही रिग्रेट थे मेरे में। मुझे मिलना था उनसे, मुझे बात करना था, और मुझे पता था कि मैं मिलूंगा उनसे। मैं जब आरआर ज्वाइन किया तो वो कमेंट्री के इसमें थे जी। सचिन सर की जो मैच थी 100, वहाँ पे मुझे मिलना था। मैंने बहुत कोशिश की उनसे मिलने, तो बोलते हैं ना जो नियत में नहीं होता है मिलने, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मिलना नहीं मिला उनसे। बट वो रिग्रेट तो रहेगी माइंड में कि उनसे मैं मिला नहीं, उनसे बात नहीं की। आप बहुत लुकअप टू करते थे उनको? यस, मेरे आइडल एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अनिल कुंबले जी है। ओके। बॉलिंग में मैं उनको फॉलो करता हूँ ज़्यादा जी। करके, बट एज ए लेग स्पिनर मैं उनको भी देख रहा हूँ कि उनके जैसे जो स्पिन करते थे वो भी मैं उनको भी आइडल मानता हूँ। बट मेरे पहले तो अनिल कुंबले सर जी है, क्योंकि उनको देखता था, उनके फ्लिपर्स मुझे बहुत पसंद थी। लेग स्पिन का स्टाइल जो फास्ट लेग स्पिन करते थे, गुगली डालते थे, वो उनको मैं ज़्यादा कॉपी करता था, मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता। ओके सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से मुझे आपसे बात करनी है, कमेंट्री। आप आईपीएल में कमेंट्री करने वाले हैं मराठी लैंग्वेज में। अब कमेंट्री का जो स्तर है सर, आप कभी कभी देखोगे, मैं जब मैच लगाता हूँ और जब मैं स्विच करता हूँ, सिद्धू बाजी हैं ओजी कमेंट्री, बट वो कई बार चीज़ें हेवाया जाती हैं, क्योंकि अब क्या है कि देखो, मुझे तो बात तो करनी पड़ेगी कॉन्स्टेंटली, तो कई बार चीज़ें बस बोलने के लिए मुझे बोलनी होती हैं। मुझे कई बार इट डजंट मेक सेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो ये कहीं कहीं आप भी फंसते हो कि अरे यार अब मैं क्या बोलूँ, मतलब?
देखो सर, कमेंट्री में मेरा इतना बड़ा प्रोफेशन नहीं है, बट मैंने वर्ल्ड कप में भी की थी जी। मराठी कमेंट्री। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि आप वहाँ पे ना आपका एक्सपीरियंस बहुत बोल सकते हो कमेंट्री में, बता सकते हो पब्लिक को कि मैं क्या बोलने चाहता हूँ, ये बैट्समैन क्या सोच रहा है, ये बॉलर ने क्या करना चाहिए। एज ए प्लेयर जब भी आप कमेंट्री करते हो तो वो चीज़ आप खुल के बात कर Right. सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी बता सकते हो, अरे मैं अगर बॉलिंग रहता तो ये इन्होंने करना चाहिए। तो ये पब्लिक को, देखो कमेंट्री सुनते हैं पब्लिक कान से, जी। तो उनको स्ट्रेटेजी के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी रहता है। राइट। उसमें कैरेक्टर है, अभी मैं वो कैरेक्टर, अभी मैं इसमें ये प्रोफेशन में ज़्यादा नहीं हूँ, बट मैंने जब भी लास्ट ईयर कमेंट्री की थी तो वो फीडबैक अच्छी आई थी। डू यू एंजॉय कमेंट्री? आपको मजा आता है करने में? यस यस डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो चीज़ एंजॉय नहीं करते तो वो आप नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। मैं जो भी काम करता हूँ वो पैशनेटली करने देखता हूँ, कुछ भी काम। मैं जो भी खेलता था तो वो पैशनेटली खेलता था, मैं कोचिंग करता हूँ पैशनेटली करता हूँ। जी। अभी जो थोड़ी बहुत मैं कमेंट्री की थी लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में, बहुत मज़ा आया था। अगर आपको जो काम मज़े से नहीं करते हो तो मतलब नहीं है करने को, तो मैं नहीं करता था। इस बार मैं बोलता था नहीं, मुझे तो आराम चाहिए, बट मुझे इन्वॉल्व रहना बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट में, जी। क्रिकेट से जुड़ा रहना अच्छा लगता हूँ। तो ऑब्वियसली अभी मैं जो कमेंट्री करने जा रहा हूँ तो वो ऑब्वियसली पैशन है मेरा। जी। मैं बोल सकता हूँ, मैंने देखा है ये टीमों को, तो टीम के बारे में मैं बोल सकता हूँ ये क्या सोचते रहेंगे, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, और वो पब्लिक सुनेंगे मेरे मुंह से तो ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सब। जी। सिर्फ कैसे प्रेप होती है एज अ, जैसे मानो कि मैच शुरू होने वाला है, कुछ प्रेप होती है कमेंट्री वाले लोगों की कि ऐसे प्रेप करना है, कुछ वॉइस एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ लोग बहुत लोग मैंने देखा है कि सिद्धू भाई ने कहा था कि वो मुहावरे काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उनका एक स्टाइल है। आप क्या करते हो उससे पहले? कुछ प्रेप होता है? कैरेक्टर मैं देखो, मैं मराठी कमेंट्री कर रहा हूँ अभी मराठी पे, तो वर्ड्स बोल सकते हैं सर आप? मी ऐसे ही बोल रहा था कि किसने फोर मार दिया, तो बोला अतिशय सुंदर असा हा फटका होता, जी. मीन्स हाँ, सीमे रेषे पार, म्हणजे ये सब ये छोटे छोटे वर्ड्स रहते हैं, वो आपको कैच करने आने चाहिए। क्या बात। वो सीखा है मैंने कमेंट्री में। आणि चुकीला माफी नहीं, मीन्स अगर बॉल कोई गंदा बॉल डाल रहा है और उसको 4 मारा तो मैं बोल सकता अरे चुकीला माफी नहीं, नहीं। कि इसको मार दिया अभी। तो ये सब वर्ड्स आपका एक पैटर्न बन जाता है। जी। अभी वो पब्लिक को सुनने में अच्छा लगता है कि अरे ये वर्ड होगा, सी में रेशे पार, मीन्स जो 4 मार गया, तो वो मराठी में बोलने को और वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जी। तो छोटे छोटे चीज होते हैं, वो आपको भी खुशी देते हैं और जो सुनने वाले उनको भी खुशी देते हैं। बिल्कुल। तो ये सब प्रॉप्स मैं देख चुका हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, अभी कॉमेडी सुनना तो मैं सुनता भी हूँ। ओके। तो बहुत चीजें हैं ऐसे। में प्रसाद करके कमेंटेटर है हमारे, जो हमारे साथ लीड कमेंटेटर रहते हैं, उनकी भी छोटी छोटी बात मुझे अच्छी लगती है, तो वो थोड़ा कैच करना पड़ता है। और उसमें अपना जो मुझे लगता है कि मैं सीखता हूँ लाइफ में सब कुछ। मैं कोच भी हूँ तभी भी मुझे सीखने का अच्छा लगता है कि कोई भी जितना आप सीखने को चाहते हो अच्छा रहता है अपने में। तो कमेंट्री भी मैं बहुत सीखने को देखता हूँ, अच्छे अच्छे वर्ड्स कैच करने को देखता हूँ मराठी में, जो सुनने वाले को अच्छा लगे। सर गली क्रिकेट से उठाते कि नहीं? डेफिनेटली क्योंकि आपको सबको पता है मैं टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेलता था मैं। तभी उधर के कमेंटेटर भी बहुत है, चंदू करके है मराठी कमेंटेटर है, बहुत अच्छे कमेंटेटर है, चंदू शेट्टे करके, वो बहुत अच्छे कमेंटेटर है। उनकी छोटी छोटी बातें मेरे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं लेके आने देखता हूँ, अच्छा। कमेंट्री में लेके आने देखता हूँ। तो यस, वो गली क्रिकेट की कमेंट्री सुनने को भी अच्छी लगती है बहुत बिल्कुल। प्रेक्षकों को, तो मैं वो लेके आने को देखता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कमेंट्री में कुछ बोल दिया, क्योंकि अब वो लाइव है, ठीक है, आपने कहा अरे यार, ये क्या बोल दिया यार? यस, कहाँ फंसे ऐसा? पहले तो फंसा था मैं, बट जैसे कि आप देखते हो लीड कमेंटर रहते हैं, आपको हेल्प करने को रहते हैं, तो एक दो बार फंस गया था। अच्छा। बट वो ऐसे उन्होंने कैच किया कि वो पता ही नहीं चला किसको सुनने वाले में, और वो अलग वैसे गया, तो मैं वो बोल नहीं सकता हूँ अभी इधर अच्छा अच्छा जो अच्छा। चीज़ बोली थी। बट यस, होता है, क्योंकि देखो मैं जैसे बोला, मैं प्रोफेशनल में अभी आया हूँ, जी उतरा हूँ, जी जी। बट सीखने को बहुत मिला कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं। बट कभी कभी आ जाता है, जो अगर मैं अभी ये प्रोफेशन में उतरा हूँ तो मैं बहुत चीज़ सीखा हूँ अभी जी। कि क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो वो सीख मिलती है आपको, गलती से ही सीख मिलती है, बिल्कुल। बट वो गलती जल्दी सुधारोगे तो वो अच्छी रहती है। तो वो मैंने सुधारी है अभी। ये लक्ष्मण सर जब भी कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने हिंदी कमेंट्री में डेब्यू किया, तो एक वर्ड उन्होंने बहुत मेहनत की, बोले मैंने अपनी बैटिंग से ज़्यादा मैंने इसे बोलने में परिपक्व,
परिपक्व होना चाहिए। वो बोलने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बोलते नहीं मुझे बोलने दो ये शब्द, तो इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है। 100%। मैं जब भी अभी मराठी कमेंटर है, कमेंट्री करते हैं, जो लीड रहते हैं, उनसे हम लोग लेते हैं। मेरे को वर्ड्स हो मराठी के, जो अच्छे वर्ड्स है सुनने में जाए, वो हम लोग पढ़ाई करना पड़ता है। सर ऐसा मुझे नहीं है सिखाओ कि- 2-3 वर्ड्स अच्छे जो अभी आपने सीखे, मुझे सिखाओ प्लीज, ऐसे कोई अच्छे वर्ड्स। नहीं मीन्स फटका चांगला है, मीन्स सुंदर फटका, अभी हम लोग फटका चांगला है, ये तो अपना बात हो गया। मीन्स बहुत ऐसे वर्ड्स रहते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, अरे ये भूलना है क्या। तो ऐसे वर्ड्स हम लोग कभी कभी लेते हैं, अतिशय सुंदर फटका, मीन्स सिमेरेशे पार गेलेला चेंडू हा, काय अभी विकेट बोलते हैं हम लोग, तो उसको मराठी में क्या बोलना है, क्या सीखना है, ये बहुत ऐसे वर्ड्स है जो आपको पता नहीं चलता है कि अरे ये बोलना चाहिए करके। जी। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं कि आप सीखते हो, तो ज़रूरी होता है कमेंट्री में आने के बाद भी कि पढ़ाई करो आप। एग्जैक्टली सर, एक चीज़ मैंने देखी है कि आपको पैसे का लोभ नहीं है। ये बहुत इंस्पायरिंग बात है सर, कि आपने जिक्र भी किया कि केकेआर से जो आपको बिडिंग में जिस प्राइस में आपको ऑक्शन में आपको मिले थे, आपने वो डोनेशन में दे दिया। हालांकि कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, पर मुझे सिखाइए सर कि ये जो आपने पैसे का लोभ छोड़ दिया है, आपको लगता नहीं है कि फ्यूचर सिक्योर करना है, आपने वो जो पैसा मिला आपने डोनेशन कर दिया सर इतना देखो वेट करने के बाद सर? क्यों, क्योंकि मैं तभी मुझे कोई स्पीक नहीं कर रहे थे, जी और केकेआर ने मुझे एट द एज ऑफ 49-48 में पिक किया था वो टीम में। जी मैं जैसे बोलता, मैं क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट है और मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना था। जी मैं पहले से बोलता था मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है। आईपीएल से अच्छा क्या क्रिकेट हो सकता है सर? ट्रू। क्या हो सकता है? आपको खेलने मिल रहा है, आप इतने प्रेक्षकों के सामने खेलने वाले हो, आप परफॉर्मेंस करने वाले हो, आप एक अपना रोल मॉडल बनने वाले हो कि एज में भी कोई भी खेल सकता है, एज नंबर है सर, वो भी दिखाना है आपको। तो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी वो एज में मिली थी, तो मैंने फ्रेंचाइजी जब भी मुझे पिक किया था, तो मुझे पता है, मैंने वेंकी सर को फ़ोन करके बोला था कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पिक किया ये टीम के लिए, बट मुझे ये जो राशि मिल रही है वो मुझे नहीं चाहिए। आपके जो केकेआर की जो भी चैरिटी है उनको ये मेरे डोनेट कर दो, क्योंकि आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी ये एज में भी खेलने दी है, आपने मेरा गेम देखा, आपने मेरा एज नहीं देखी थी, तो मुझे दिखाना है कि ये एज में मैं खेल सकता हूँ, अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं ये लेवल पे कम्पीट कर सकता हूँ। तो मुझे पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, मेरे आ रहे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे पैसे मिलेगी, क्योंकि मैं लाइफ में हमेशा सिंपल रहा हूँ सर। मेरी लाइफ कुछ नहीं ग्लैमरस नहीं है जो बोल रहा हूँ मैं, मेरी लाइफ दो ही चीज़ से जुड़ी है, एक तो क्रिकेट और एक तो फैमिली। उसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं इसमें ज़िंदगी में। ऑब्वियसली आप बोलते हैं पैसा चाहिए, तो मुझे जो पैसा मिल रहा था वो मुझे गुड इनफ है मेरे फैमिली के लिए और मेरे लिए। जी तो जो पैसा मुझे अभी ये इसमें दे रहे हो, वो आप पैसे मुझे दे नहीं रहे हो, आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि खेलने के लिए क्रिकेट, जी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये पैसे से भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने वो साल उनको फ़ोन करके यही बोला था कि सर मुझे नहीं चाहिए पैसे, ये पैसे आप मेरी तरफ से आपके चैरिटी को दो। तो वही चीज़ थी मुझे उसके पीछे कि मुझे वो डोनेट करनी थी उनकी चैरिटी के लिए। सर, हमने आपसे बहुत सारी बातें की, कोई ऐसी बात जिस पे हमने बात नहीं की, जिस पे आपको बात करनी है? दिस इज योर टाइम। बहुत, जैसे कि मेरी मूवी निकली है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखी है। जी ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ जी मैं, जी ना ही किसी के लिए। मेरे कोच ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बॉल का ग्रिप कैसे करना है, मुझे मोल्ड अच्छा किया लेग स्पिनर एज ए लेग स्पिन। ये चीज़ है जो मुझे लेग स्पिन डालने कहा गया, वो मेरे एक्चुअली कैप्टन ने कहा था, अजय कदम सर ने। अच्छा ओके। क्योंकि मैं एक मैच खेल रहा था जो लोकल मैच थी। हम्म, मैं जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं फास्ट बॉलर था। जी ये चीज़ मुझे लग रही है कि मुझे उसको वो बंदे को देना चाहिए Credit. यार। ओके। कोच ने तो मुझे अच्छा मोल्ड किया, मुझे सिखाया कि स्ट्रेट आ जा, लेग स्पिन डालिए कर, जी बस मुझे लेग स्पिन एक्चुअली डालने बोली थी। मेरे जो अजीज फ्रेंड है, जो मेरे कप्तान थे वो मैच में, अजय कदम, जी ओके। उन्होंने बोला गया था मुझे कि प्रवीण तू टेनिस में लेग स्पिन ना स्लोअर वन डालते अच्छा, हाँ तो ये मैच में तू लेग स्पिन डालेगा क्या? सो बीइंग अ फास्ट बॉलर मेरा ईगो हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी भी क्रिकेट खेला था मैं टीम के लिए खेला था, टीम कैसे जीते उसके लिए खेला था, तो मुझे ईगो हर्ट नहीं हुआ। अरे मैं फास्ट बॉलर हूँ, तू मुझे लेग स्पिन डालने को बोल रहा है। तो बिलीव मी, वो मैच में मैंने लेग स्पिन की चालू, वो मैच में मैंने लेग स्पिन डाली जी और 3 विकेट निकाले थे एज ए लेग स्पिनर, जी और वो मैच जिता के दिए थे। ठोसर शील्ड की मैच थी ये,
थाना वाले ऑर्गेनाइज करते थे और ये बॉम्बे में मैच चल रही थी और उधर 3 विकेट निकाला था मैंने और वो मैच जीत गए थे। वो मोमेंट से मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैं बोला यार इसमें ही मैं डालूंगा क्योंकि इसमें मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये लेग स्पिन डालने में एंजॉय किया और तभी से मैंने लेग स्पिन शुरू की थी। फिर कोच ने मुझे आके, मेरा तभी ट्रेडिशनल लेग स्पिनर था मैं, ओके। ट्रेडिशनल टाइप डालता था, सब गोल घूम के आके लेग स्पिन करता था। ऑब्वियसली पराड़कर सर के वजह से मैंने स्ट्रेट आया, मेरे को रिस्ट कॉक करने बोला उन्होंने, फिर मुझे अच्छा मोल्ड किया लेग स्पिनर ने, सर ने। बट मुझे लेग स्पिनर स्टार्ट किया मैंने अजय कदम की वजह से। जी। अब मतलब मैं कहूँगा कि अजय कदम जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि पूरे भारत के लोगों की तरफ से कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेयर दिया। सो थैंक यू अजय सर फॉर गाइडिंग दिस। सर मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बट क्या होता है कि जब मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी प्रवीण तांबे कौन है, उसके बाद से आपकी जर्नी फॉलो करने लगा। आई थिंक सर जिस तरीके से आपने हम सबको अपनी चीज़ें बताई हैं, ये बहुत मोटिवेशन है कि हम सब सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, 2-3 वीडियो खींच लेंगे और हम बन जाएंगे स्टार। बट उतना पैसा आने के बाद भी, उतना वेट करने के बाद भी जब वो पैसा आया, उसको भी आपने चैरिटी में, आपने अपनी गाड़ी का जिक्र किया। अभी तक तो लोग उस पैसे से BMW ऑडी ले आते, बड़े आपका बड़प्पन है कि आपने हमेशा अपने आप को एक तरीके से रखा है। मैं ऐसा करता नहीं हूँ सर, बट बो डाउन टू यू सर, मतलब ये आई बो डाउन टू यू, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपके साथ बैठना। अगर मैंने आपसे 1% भी सीख लिया तो शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप आए और आपने मुझसे बात की। आपको नहीं पता सर इस रूम में आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है, इस देश में आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग। थैंक यू मैं सो इतना मच। कहता नहीं हूँ सर, बट इट मीन्स अ लॉट फॉर मी टू सिट विथ प्रवीण तांबे। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू। आपकी स्टोरी से ये तो समझ में आ गया कि सर सपनों की कोई उम्र नहीं होती, हमें लगातार देखने हैं, कभी ना कभी ज़रूर पूरे होंगे। डेफिनेटली ड्रीम बिग एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर।